हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल शुभम पाठक। मेरा नाम है शुभम पाठक और आज का चैप्टर है हमारा क्लास 10 एसएसटी का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जो तुम्हारे यूनिट टेस्ट से लेके फाइनल बोर्ड एग्जाम्स तक तुम्हें बहुत सारे मार्क्स दिलाने वाला है। नाम है उसका रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। आज के लेक्चर में हम वन शॉट एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, यानी कि पूरा चैप्टर आज ही खत्म हो जाएगा। साथ में मैं तुम्हें मैप वर्क भी कराने वाली हूँ और बीच बीच में तुम्हें होमवर्क क्वेश्चन दूंगी जिससे तुम्हारे एमसीक्यू भी प्रैक्टिस हो जाएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि आज इस चैप्टर की तुम्हें बेस्ट एक्सप्लेनेशन मिलने वाली है। नहीं यकीन आता तो पूरा चैप्टर एक बार देख लेना 2x स्पीड पे लगा के बेशक, और फिर कमेंट्स में आके मुझे बताना कि बेस्ट लगी कि नहीं लगी। अच्छा, ये फ्री पीडीएफ, ये एनसीईआरटी के जो नोट्स हैं ये तुम्हें फ्री पीडीएफ की तरह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करती हूँ हर लेक्चर के नीचे, तो उन्हें भी जरा ले लेना फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई ऐप वैप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। बाकी हमारा एक टेलीग्राम चैनल है सोशली शुभम नाम का, जिसपे हम बहुत सारे हैंड रिटन नोट्स और स्टडी मटेरियल के साथ साथ तुम्हें क्विज भी खिलाती हूँ जब भी तुम्हारे हाफ ईयरली या बोर्ड एग्जाम्स आते हैं, तो उसे भी ज्वाइन कर लेना। बड़ी इंटरेस्टिंग सी कम्युनिटी है, कोई भी तुम्हारा वहाँ पे पढ़ाई का नुकसान नहीं होगा। ओनली सिर्फ और सिर्फ तुम्हें एसएसटी और बायोलॉजी में यहाँ पे रीइंफोर्समेंट ही मिलेगी बल्कि बाकी इंस्टाग्राम पे मोटिवेशन और स्टडी टिप्स और स्ट्रैटेजीज वाली वीडियोस तुम्हें मिल जाती है मेरे चैनल पे। सोशली शुभम नाम है उस चैनल का, तो उसे भी फॉलो कर लेना। इन दोनों के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, बाकी तुम ये नाम सर्च करके भी टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे देख सकते हो। एंड चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर का नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट पे तो हम बाद में आएंगे, पहले हम रिसोर्सेज को डिस्कस कर लेते हैं। रिसोर्स होता क्या है? तो ज्योग्राफी हमें कहती है बच्चा कि ऐसा कोई भी सामान जो हमें एनवायरमेंट में अवेलेबल है, मतलब कि एनवायरमेंट हमें उस सामान को प्रोवाइड कर रही है, लेकिन एट द सेम टाइम वो इन तीन चीजों को, इन तीन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है, उसे तुम रिसोर्स बोल सकते हो। ध्यान से सुनो, एनीथिंग विच इज अवेलेबल इन द एनवायरमेंट एंड इज ऑल्सो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल का मतलब कि उस सामान तक पहुंचने के लिए तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी है। फॉर एग्जाम्पल, समंदर का जो बेड है ना, ओशन बेड जो है, वहां पे बहुत सारे मिनरल्स हैं, लेकिन उन मिनरल्स तक पहुंचने की अभी तक हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, बिकॉज सम ओशंस आर रियली रियली डीप। सो रिसोर्सेज के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी होना भी जरूरी है। सेकंड, इकोनॉमिकली फिजिबल, मतलब हम जितना समय और जितना पैसा उस रिसोर्स को यूटिलाइज करने में या उस रिसोर्स तक पहुंचने में लगा रहे हैं, उसका आउटकम उतना निकलना चाहिए। लाइक आई सेड अगेन, ओशन बेड का एग्जांपल लेते हैं। ओशन बेड में बहुत सारे मोती होंगे, बहुत सारे मोती होंगे, और क्या पता कुछ सालों में हमारे पास टेक्नोलॉजी आ भी जाए ओशन बेड तक पहुंचने के लिए, लेकिन जितना पैसा लग जाएगा ओशन बेड पहुंचने में, जितनी एनर्जी लग जाएगी, क्या उतना गेन हमें मिल पाएगा एज ह्यूमन काइंड? राइट, ये भी सोचने वाली बात है। तीसरा पॉइंट, कल्चरली एक्सेप्टेबल। भैया रिसोर्स तुम किसी चीज को तभी बोलोगे जब वो ह्यूमन काइंड के काम आएगी, ना कि उसके अगेंस्ट जाएगी। सो दोबारा मेरे साथ रिवाइज करो बच्चा ये डेफिनेशन, दैट एनीथिंग which is available in the environment and is technologically accessible, economically feasible, culturally acceptable, you can call it a resource. For example, तुम्हारे पेड़ पौधे, for example तुम्हारे animals, for example solar energy, for example wind energy, for example water as a resource, so on and so forth. Right now एनसीईआरटी में एक चार्ट दे रखा है। वैसे तो इस चार्ट पे कोई क्वेश्चन आता नहीं है, डेफिनेशन कभी तुमसे पूछा नहीं जाएगा, बट मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगी तुम्हें ताकि तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो जाए। रिसोर्सेज को पहले तो हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि जो हमें एनवायरमेंट से एज इट इज मिलते हैं। दूसरा हो गया ह्यूमन रिसोर्सेज, जो हमने खुद से बनाए। अब नेचुरल रिसोर्सेज में भी दो तरीके के होते हैं, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जो बार बार बनते रहते हैं, दैट कैन बी रीजनरेटेड अगेन एंड अगेन। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा विंड एनर्जी, आज भी हवा चल रही है कल भी हवा चलेगी, आज भी पानी बह रहा है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से कल भी पानी बहेगा। राइट, सोलर एनर्जी, आज भी सूरज उगा है कल भी सूरज उगेगा। ऑन द अदर हैंड, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो हमें नेचर में मिलते तो हैं, लेकिन वो एक फाइनाइट कैपेसिटी में होते हैं। फाइनाइट का मतलब जितने हैं उतने ही रहेंगे, क्योंकि उन्हें बनने में सदियों लग जाती है। फॉर एग्जाम्पल कोल, है ना, फॉर एग्जाम्पल कोल, फॉर एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल, फॉर एग्जाम्पल मिनरल्स जो हमें मिलते हैं, आयरन हो गया या फिर कोबाल्ट हो गया या फिर निकल हो गया, ये सारी चीजें, ये सारी क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं। नाउ रिन्यूएबल रिसोर्सेज में फर्दर दो टाइप से बच्चा, एक कॉन्टिन्यूअस और एक आपका बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल तो वो रिसोर्सेज हैं जैसे कि पेड़ पौधे, जैसे कि एनिमल्स, एनिमल भी रिप्रोड्यूस करते रहते हैं और पेड़ पौधे भी रिप्रोड्यूस करते रहते हैं, तो वो भी हमें मिलते रहते हैं, इसलिए रिन्यूएबल में आ रहे हैं। दूसरा कॉन्टिन्यूअस रिन्यूएबल में मतलब जो नॉन लिविंग लेकिन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो डिफरेंस समझ आया ना? नेचुरल में रिन्यूएबल जो बनते रहते हैं बार बार, नॉन रिन्यूएबल जो एक बार खत्म हो गए तो खत्म हो गए। रिन्यूएबल में दो तरीके के, नॉन लिविंग वाले रिन्यूएबल जिन्हें कॉन्टिन्यूअस बोला जाता है, लिविंग वाले
रिन्यूएबल जिन्हें बायोलॉजिकल बोला जाता है। नाउ ह्यूमन में आते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज जो हमने खुद से बनाए हैं उन्हें तुम या तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिफाइन कर सकते हो या क्वांटिटी एंड क्वालिटी के बेसिस पे कर सकते हो। स्ट्रक्चर के बेसिस पे इसमें फर्दर कोई भी हमारे पास बाइफर्केशन नहीं है तुम्हारे सिलेबस में, बस इतना ही तुम याद कर लो कि ह्यूमन रिसोर्सेज कैन बी ऑफ टू टाइप्स, वन बेसिस ऑन द स्ट्रक्चर, वन बेसिस ऑन द क्वांटिटी एंड क्वालिटी। ठीक है जी, चलो अब आगे चलते हैं। अब रिसोर्सेज तो हमें एनवायरनमेंट से मिल रहे हैं भैया, लेकिन एनवायरनमेंट से क्या रिसोर्सेज जो मिल रहे हैं हम एज इट इज यूज में ले आते हैं। अब तुम्हें एनवायरनमेंट से अगर गेहूं मिलता है तो उसे चक्की में पीस के आटा बना के रोटी बनानी पड़ती है ना, एज इट इज तो तुम्हारे पास रोटी नहीं आ रही एनवायरनमेंट से। सो कहने का मतलब ये है वट एवर वी गेट फ्रॉम द एनवायरनमेंट वी हैव टू यूटिलाइज इट, या फिर हमें उससे कुछ थोड़ा सा बेहतर सामान बनाना पड़ता है। एज अ रॉ मटेरियल हमें बहुत सारी चीजें मिलती है एनवायरनमेंट से, लेकिन उससे हमें यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाने पड़ते हैं। और कौन आता है इसके बीच में काम करने के लिए? क्या एनिमल्स कर पाते हैं काम? क्या बाकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कर पाते हैं? नहीं, ह्यूमन बीइंग्स आते हैं यहाँ पे बीच में। तो बच्चा रिसोर्सेज को बनाने के लिए हमें दो चीजें इंपॉर्टेंट चाहिए होती हैं, और वो दो चीजें ह्यूमन बीइंग्स कंट्रोल करते हैं। पहली चीज है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। भैया अगर गेहूं भी तुम्हें एनवायरनमेंट से मिला है तो उसे भी चक्की में पीसने की जो टेक्नोलॉजी है, जो अभी तुम्हें बहुत इजी लग रही होगी लेकिन किसी जमाने में तो बहुत इनोवेटिव थी, तो चक्की में पीस के आटा बनाने वाली भी तो एक टेक्नोलॉजी है। तो ये टेक्नोलॉजी किसने बनाई? ह्यूमन बीइंग्स ने बनाई। दूसरा, तुम्हें इंस्टीट्यूशन चाहिए, तुम्हें इंस्टीट्यूशंस चाहिए, चाहे चक्की पीसने वाली जगह हो, चाहे कोई फैक्ट्री हो, चाहे हमारा इसरो क्यों ना हो, चाहे अमेरिका का नासा क्यों ना हो। ये सब क्या है? ये सब इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पे तुम कोई एक सामान लाते हो और उसे ट्रांसफॉर्म करके कोई दूसरा सामान बनाते हो। तो ये इंस्टीट्यूशंस किसने बनाए हैं? ये भी ह्यूमन बीइंग्स ने बनाए। तो बेसिकली ह्यूमन बीइंग्स इंटरैक्ट करते हैं नेचर के साथ, नेचर से वो रिसोर्स लेते हैं जो कि रॉ मटेरियल की तरह यूज करता है, टेक्नोलॉजी बनाते हैं, उस टेक्नोलॉजी को लगा के इंस्टीट्यूशन में रिसोर्सेज को प्रोसेस करते हैं और फिर अपने काम में लाते हैं। और इसी पे इनका सब कुछ डिपेंडेंट है। इनकी लाइफ, ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ भी इसी पूरे प्रोसेस पे डिपेंडेंट है, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी इसी पे डिपेंडेंट है, उनकी देश की उन्नति भी इसी पे डिपेंडेंट है, उनकी पर्सनल ग्रोथ भी इसी पे डिपेंडेंट है। क्योंकि अगर नेचर से रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे तो तुम्हारे पास जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी और जितने मर्जी इंस्टीट्यूशन हो, तुम्हारे पास जब रॉ मटेरियल ही नहीं है तो फाइनल प्रोडक्ट कहां से बनाओगे? राइट। तो ह्यूमन बीइंग्स इंटरैक्ट मतलब कि वो बीच की कड़ी है नेचर और रिसोर्सेज के बीच में। नाउ इसीलिए ह्यूमन बीइंग्स ना कभी कभी ग्रीडी भी हो जाते हैं। हम ऐसा भी बोल सकते हैं, इसीलिए हम ऐसा भी बोल सकते हैं द रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। अच्छा, पहले ये माना जाता था कि रिसोर्सेज तो फ्री है ना, अभी भी कई लोग हैं जिन्हें लगता है कि एनवायरनमेंट तो देता रहेगा, पानी जितना मर्जी यूज कर लो, है ना, खेती जितनी मर्जी यूज कर लो, लैंड को जितना मर्जी खराब कर लो, हम ऐसा मान के चलते हैं कि रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। पर ऐसा है नहीं। रिसोर्सेज को काम में लाने के लिए ह्यूमन बीइंग्स की जरूरत जरूर है, लेकिन वो जरूरत से ज्यादा हम लोग रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं, जो आगे आने वाले टॉपिक्स में हम और डिस्कस करेंगे। सो व्हाट डज दिस सेंटेंस मीन दैट रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स? दैट इट मीन्स, ध्यान से सुनना, इट मीन्स कि अगर ह्यूमन बीइंग्स नहीं होंगे तो रिसोर्सेज हमारे काम में नहीं आएंगे। क्योंकि बाकी भी तो एनिमल्स हैं, बाकी भी तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो बेचारे रिसोर्सेज को इस कदर यूटिलाइज नहीं कर पाए। और कोई स्पीसीज जानते हो आप अर्थ पे, जैसे एआई, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फोन चलाना, लैपटॉप चलाना, ये सब कुछ आता हो? नहीं, राइट। वी आर द ओनली स्पीसीज जो इतना ज्यादा ट्रांसफॉर्म कर पाए हैं रिसोर्सेज को। क्यों? दैट बिकॉज रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स हैव द कैपेसिटी कि वो नेचर से दिए हुए रिसोर्सेज को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसका ये मतलब है। आप इसमें एग्जांपल्स लिख देना, ठीक है। चलो फिर अब ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्राइटेरियाज रिसोर्सेज को हम अलग अलग पार्ट में डिफाइन करते हैं। पहले 2-3 साल पहले तक क्या होता था, इन सबकी डेफिनेशन और एग्जांपल आपके सिलेबस में थी, अब सिर्फ नाम है। 1 मार्कर क्वेश्चन में सिर्फ पूछा जा सकता है, इससे ज्यादा का क्वेश्चन आएगा नहीं। आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए, यहाँ पे क्राइटेरिया भी पता होना चाहिए और उसकी कैटेगराइजेशन भी पता होना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि ये याद हो जाए, रट्टा मारने की जरूरत ना पड़े। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब कोई चीज जिंदा है कि नहीं जिंदा है। अगर जिंदा रिसोर्सेज है तो उन्हें बोल दोगे बायोटिक रिसोर्सेज, अगर नॉन जिंदा रिसोर्सेज है तो उसे बोल दोगे एबायोटिक। बायोटिक में आ जाएंगे प्लांट्स, एनिमल्स, एबायोटिक में आ जाएंगे आपके कोल, आयरन, वाटर, ये सारी चीजें, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, एग्जॉस्ट होना, एग्जॉस्ट होने का मतलब होता है थक जाना, खत्म हो जाना एक तरीके से। तो एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब है कि कोई रिसोर्स कितने दिन चलेगा। अगर रिसोर्स चलता ही रहेगा क्योंकि वो बार बार बन रहा है तो उसे बोल दोगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, राइट।
और अगर कोई रिसोर्स एक बार बन के खत्म हो जाता है तो उसे बोल दोगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जैसे कि कोल जितना है हमारे पास उतना ही रहेगा, जैसे कि क्रूड ऑयल, राइट, ये सब हो गए नॉन रिन्यूएबल। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, किसका मालिकाना हक है, अगर रिसोर्स आपका पर्सनल है तो उसे बोल दोगे इंडिविजुअल रिसोर्स, जैसे कि आपका खेत, आपका घर, आपकी बिल्डिंग, राइट। अगर रिसोर्स पूरी कम्युनिटी को बिलोंग करता है, मतलब बहुत सारे लोगों को बिलोंग करता है, उसे बोल दोगे कम्युनिटी रिसोर्स, जैसे कि बरियल ग्राउंड होते हैं जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है, शमशान घाट होते हैं, प्ले ग्राउंड होते हैं, है ना, ये सारी चीजें पूरी पूरी कम्युनिटी यूज करती है, कोई एक फैमिली यूज नहीं करती है, तो उसे बोलते हैं कम्युनिटी रिसोर्स। देन होते हैं नेशनल रिसोर्सेज, इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर जो कुछ भी आता है, जितने जंगल, जितना पानी, जितना पहाड़, जितना मिनरल, जो भी आता है वो सब क्या है, पूरे देश के रिसोर्सेज है। फिर होते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज, भैया इंटरनेशनल रिसोर्सेज में आता है बच्चा ओपन सी। ओपन सी का मतलब है समुद्र का कई सारा हिस्सा है जो किसी देश के अंडर नहीं आता है, वो सबके अंडर आता है, तो उसे बोला जाता है ओपन सी। ओपन सी इज एन इंटरनेशनल रिसोर्स, उसे कोई भी यूज कर सकता है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, कोई रिसोर्स कितना डेवलप हो चुका है उसके बेसिस पे चार कैटेगरीज हैं। पोटेंशियल रिसोर्स, जो यूज हो सकता है पर हम यूज कर नहीं रहे, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हमें पता है हमारे पास बहुत सारी है पर हम उसे यूटिलाइज नहीं करते। दूसरा है डेवलप रिसोर्स, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, हम उसे यूज करते भी हैं और इतना यूज कर रहे हैं कि उसकी कमी पड़ने लग गई है। फॉर एग्जाम्पल कोल स्टॉक रिसोर्सेज, हमारे पास है रिसोर्स लेकिन हमारे पास उसे यूज करने की टेक्नोलॉजी नहीं है, जैसे कि H2O में से, वाटर में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को स्प्लिट करने की हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, बड़े लेवल पे करने की हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो दैट इज अ स्टॉक रिसोर्स। हमारे पास रिसोर्स है, हम यूज करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं है। देन वी हैव रिजर्व रिसोर्सेज, हम इसे थोड़ा यूज करते हैं, थोड़ा कल के लिए छोड़ देते हैं, जैसे हमारे पास देश में बहुत सारी नदियां हैं लेकिन हम सब पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट नहीं लगाते, कहीं पे लगाते हैं कहीं पे नहीं लगाते, ठीक है। सो दीज आर द टॉपिक्स। अगेन मैंने बहुत जल्दी जल्दी आपको ये पढ़ाया है क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है, बट आप थोड़ा सा समझ आ जाता है तो रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो इसीलिए मैंने आपको जल्दी जल्दी से एग्जाम्पल के साथ बता दिया। चलो अब चलते हैं उस चीज पे जो सिलेबस में है भी, जिसपे 3 मार्क का क्वेश्चन भी आता है। तो बात ऐसी है कि ह्यूमन बींग्स को लगता था कि रिसोर्सेज जो है फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, पर रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर नहीं है। ह्यूमन बींग्स ने उन्हें मुफ्त का माल मान के इतना ज्यादा यूटिलाइज किया, इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट किया कि उससे दुनिया में 3 तरीके की प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम नंबर 1, रिसोर्सेज हो गए खत्म या फिर हो गए कम, डिप्लीशन ऑफ द रिसोर्सेज हो गया, स्पेशली नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कि क्रूड ऑयल, जैसे कि कोल, जैसे कि फॉसिल फ्यूल, इन सारे रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा कमी हो गई है। दूसरा प्रॉब्लम, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द फ्यू हैंड्स। देखो सोसाइटी में कोई भी बराबर नहीं होता, कई देश हैं जो बहुत पावरफुल है, कई देश है जो बहुत गरीब है, बहुत कम पावरफुल है। इनफैक्ट एक कंट्री के अंदर भी कई लोग होते हैं जो बहुत अमीर होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं, कई लोग होते हैं जो बहुत गरीब और बहुत कम पावर होती है जिनके पास। तो एक्यूमुलेशन का मतलब है कि जिनके पास ज्यादा पावर होती है वो रिसोर्सेज को हथिया लेते हैं। आप देखो अंबानीज और टाटास के पास कितनी लैंड, कितनी गाड़ियां, कितनी बिल्डिंग्स हैं, है वो एक ही फैमिली अंबानीज, लेकिन उनके पास कितने सारे रिसोर्सेज हैं। तो ऐसा ही होता है दुनिया में बच्चा, रिच और पावरफुल लोग जो है सारे के सारे रिसोर्सेज अपने हाथ में रख लेते हैं और गरीबों के लिए रिसोर्सेज बचते ही नहीं है। और सोसाइटीज जो है हैव्स और हैव नॉट्स, यानी कि गरीब और अमीर, हैव नॉट का मतलब जिनके पास नहीं है यानी कि पुअर पीपल, हैव मतलब जिनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज है। सोसाइटी रिच और पुअर में डिवाइड हो जाती है बिकॉज एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्स हो रहा है। तीसरी प्रॉब्लम जो रिसोर्स को गंदे तरीके से यूज करने से आती है वो है आपका इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, अब हमने इतनी सदियों से, सारे के सारे देशों ने, सारे के सारे ह्यूमन बींग्स ने इतनी सदियों से रिसोर्सेज को इतना बिना सोचे समझे यूज किया है कि अब एनवायरमेंट में प्रॉब्लम्स आ गई, जैसे कि ओजोन लेयर में अंटार्कटिका के ऊपर छेद बन गया है, जैसे कि हमारी नदियों का पानी पोल्यूट हो गया है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, हर जगह हीट वेव आई हुई है। व्हाट इज ऑल ऑफ दिस? दिस इज अ कॉन्सिक्वेंस, ये एक रिजल्ट है हमारे इनडिस्क्रिमिनेट मतलब बिना सोचे समझे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने की वजह से इकोलॉजिकल इंबैलेंस आया है, ठीक है। सो दीज आर द 3 काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम दैट हैव बीन क्रिएटेड, और इन सबका एक ही सोल्यूशन है। सोल्यूशन है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। व्हाट डज इट मीन बच्चा? इक्विटी क्या होता है? इक्वालिटी तो पता थी, व्हाट इज
इक्विटी, इक्विटेबल का मतलब होता है जिसे जितनी जरूरत है उसे उतने रिसोर्सेज दो। इंडिया एक बड़ा देश है, इंडिया में ज्यादा पॉपुलेशन है, तो इंडिया के पास ज्यादा रिसोर्सेज होने चाहिए। बहुत छोटे छोटे देश है, सिंगापुर जैसे, जो बहुत अल्ट्रा डेवलप्ड है, लेकिन वहां पे पॉपुलेशन कम है, तो उन्हें कम रिसोर्सेज में भी काम चल जाएगा। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कहता है कि जिसे जितने रिसोर्सेज की जरूरत है, ना कि इच्छा है, जिसे जितने रिसोर्सेज की जरूरत है उसे उतने ही मिलने चाहिए। और इसका सबसे अच्छा तरीका है सस्टेनेबल तरीके से डेवलपमेंट करना। ठीक है, डेवलपमेंट हर जगह हो रही है, इंडिया में हो रही है, पाकिस्तान में हो रही है, बांग्लादेश में हो रही है, अमेरिका में हो रही है, यूरोप में हो रही है, सब जगह हो रही है। लेकिन अगर डेवलपमेंट को तुम इस तरीके से कर रहे हो तो उसी डेवलपमेंट को तुम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोल दोगे। अगेन, रट्टा मारने की बात नहीं है। सस्टेन करने का क्या मतलब होता है? सस्टेन करने का मतलब होता है जिंदगी जीना। सस्टेन का मतलब है सर्वाइवल। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ है एक ऐसी डेवलपमेंट जिसमें 3 चीजें। चीज नंबर 1, आज की जनरेशन की जरूरतों का ख्याल रखो। दूसरा, आगे आने वाली जनरेशन की जरूरतों का ख्याल रखो। तीसरा, एनवायरमेंट को डैमेज मत करो। अगर तुम ऐसी डेवलपमेंट करो जिसमें तीनों पॉइंट कवर होते हैं तो तुम ऑटोमेटिकली क्या कर रहे हो? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे हो। सो काइंड ऑफ डेवलपमेंट वेयर द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन इज टेकन केयर ऑफ एंड ऑल्सो द फ्यूचर जनरेशन इज टेकन केयर ऑफ एट द सेम टाइम, एनवायरमेंट इज नॉट डैमेज्ड, इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आया समझ? आया क्लियर? और ये कैसे होगा? ये होगा प्रॉपर प्लानिंग से। भैया जब हम बोलते हैं कि एसएसटी में 100 में से 100 कैसे आए, इंग्लिश में 100 में से 100 कैसे आए, तो हर ऑनलाइन टीचर या ऑफलाइन टीचर तुम्हें बोलता है कि प्रॉपर प्लानिंग कर लो, प्रॉपर प्लानिंग कर लो, डिवाइड कर लो अपना टाइम, तुम कर लोगे, तुम पहुंच जाओगे उस मार्क्स तक जो तुम्हें चाहिए। तो जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि रिसोर्सेज हमारे आज की जनरेशन के लिए भी रहे, कल की जनरेशन के लिए भी रहे और एनवायरमेंट भी डैमेज ना हो, तो ऑब्वियसली थोड़ी सी प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। इसी को बोला जाता है मेरे बच्चों रिसोर्स प्लानिंग, जो अगला टॉपिक है। अब इससे पहले कि हम रिसोर्स प्लानिंग पे जाए तो मैं एक आयरनिक बात बताती हूँ, विडंबना बताती हूँ देश की नहीं दुनिया की, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोचो सिर्फ इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, पूरी दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मुद्दा पहली बार बड़े स्केल पे, ग्लोबल लेवल पे 1992 में उठाया गया था। एक्चुअली रियो डी जेनेरियो में एक मीटिंग हुई थी, ब्राजील में पड़ता है रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में मीटिंग हुई थी 1992 में, पहली बार यूएनसीईडी की मीटिंग थी। अच्छा, ये मैं एक होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ, जरा इसकी फुल फॉर्म मुझे बताना। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस, ऑलमोस्ट मैंने बता ही दिया, लेकिन तो पूरे जो फुल फॉर्म है मुझे जरा बताना कमेंट्स में। एनीवे, यूएनसीईडी की मीटिंग थी रियो डी जेनेरियो में 1992 में। 100 से ऊपर देशों ने पार्टिसिपेट किया था, उनकी तरफ से कोई कोई एक हेड गया था हर देश में से, और पहली बार हुआ था कि इतने बड़े स्केल पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हुई थी। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि और चीजों की बात नहीं हुई थी, अब जब इतनी बड़ी मीटिंग हो रही है तो और भी चीजों की बात हुई थी, 21 चीजों की बात हुई थी। इसीलिए बोला जाता है इसमें, इस मीटिंग में जो डिक्लेरेशन साइन हुआ था, देखो जब भी कोई मीटिंग होती है ना, जब भी कोई ऐसा होता है कि भैया इस मीटिंग का कंक्लूजन क्या है, तो आप ना किसी पेपर पे साइन करते हो। तो ये जो मीटिंग हुई थी, इसके बाद सारे देशों ने मिलकर एक प्रण लिया था कि हम ये जो 21 चीजों पे बात हुई है, इन 21 चीजों पे हम पर कंट्री, हर कंट्री लेवल पे हम इस पे काम करेंगे, है ना, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो वो जो 21 प्रॉब्लम्स थी जो इस मीटिंग में डिस्कस हुई थी, जिनका डिक्लेरेशन हर कंट्री ने, जो इसने पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने साइन किया था, उसे बोला जाता है एजेंडा 21। अब इस 21 चीजों में पावर्टी भी थी, अनएम्प्लॉयमेंट भी थी, वो भी था, हंगर भी था, डिसीजेस भी थी, बीमारियां भी था, लेकिन इन्हीं 21 चीजों में एक चीज थी जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तभी इस मीटिंग को प्यार से अर्थ समिट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अर्थ समिट, क्योंकि पहली बार अर्थ के बारे में बात हुई थी, वरना ह्यूमन बीइंग्स क्या है कि सिर्फ अपनी अपनी बात करके चले आते थे। पहली बार अर्थ के बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात हुई थी। तो व्हाट इज एजेंडा 21? एक ऐसा एक्शन प्लान, नॉन बाइंडिंग, मतलब ऐसा नहीं था कि देशों को गोली मार दी जाएगी अगर तुमने एजेंडा 21 पे काम नहीं किया, नॉन बाइंडिंग था, बट फिर भी यूएनसीईडी की इस मीटिंग में प्रण लिया गया था, एक एक्शन प्लान था जिसमें सारे देशों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर प्रण लिया था। ठीक है, सो डिक्लेरेशन साइन की गई थी। यहाँ पे तुम्हें मिल ही गई यार तुम्हें फुल फॉर्म, चलो कोई नहीं, फिर भी बता देना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहाँ का एम था, ऑब्जेक्टिव था कि इन्वायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिसीज, लाइक आई सेड, 21 एजेंडाज को डिस्कस किया गया था। उन 21 में से एक था इन्वायरमेंट, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मेजर ऑब्जेक्टिव था कि जितने कंट्रीज यहाँ आए हैं वो इन सारी 21 प्रॉब्लम्स पे अपने अपने देशों में जाके ध्यान दें, तो इसलिए ये मीटिंग कराई गई थी। अब चलते हैं रिसोर्स प्लानिंग की तरफ। नाउ
लाइक आई सेड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पहला स्टेप होता है, टॉपर बनने का पहला स्टेप होता है प्लान करना। सिमिलरली सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पहला स्टेप होता है प्लानिंग करना। अब प्लानिंग करना जरूरी क्यों है? देखो, इंडिया एक ऐसा देश है, वी आर द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया वाइज हम 7वें नंबर पे आते हैं, पॉपुलेशन वाइज हम टॉप पे आते हैं। तो हमारे पास एरिया भी बहुत है और हमारे पास पॉपुलेशन भी बहुत है, और हमारी पांचों उंगलियां बराबर नहीं है। मतलब कि कई स्टेट्स हैं जहां पे बहुत सारे मिनरल्स और चीजें मिलती हैं, कई स्टेट्स हैं जहां पे बिल्कुल भी नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये जो छोटा नागपुर प्लेटू वाला एरिया है, यहाँ पे मिनरल्स एंड कोल्स तो बहुत मिलते हैं, बट एट द सेम टाइम इंफ्रा यहाँ पे अच्छा नहीं है, ट्रांसपोर्ट, स्कूल, कॉलेजेस, ये सब अच्छा नहीं है। अब अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट का हमारा स्टेट, वहां पे ब्रह्मपुत्रा इंडिया में एंटर करती है, भर भर के पानी है वहां पे, भर भर के वाटर रिसोर्स है, लेकिन इंफ्रा अच्छा नहीं है। राजस्थान, भर भर के यहाँ पे सूरज की एनर्जी मिलती है, विंड की एनर्जी मिलती है, लेकिन यहाँ पे पानी ही नहीं है। देन वी हैव लद्दाख, अच्छा खासा हेरिटेज है, कुछ मिनरल्स भी मिलते हैं, लेकिन पानी की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, और बहुत सारे मिनरल्स की भी कमी है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हमारे देश में तो इतना ज्यादा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेस का कि हमें रिसोर्स प्लानिंग सिर्फ लोकल लेवल पे ही नहीं, बल्कि स्टेट लेवल, सिटी लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, हर लेवल पे करने की जरूरत है। वी नीड रिसोर्स प्लानिंग एट एवरी लेवल, राइट? तो ये रिसोर्स प्लानिंग करे कैसे? अब इस रिसोर्स प्लानिंग को करे कैसे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर साल किसी ना किसी सेट में आता है ये सवाल, और ये सवाल जब भी आता है 3 मार्क्स से कम का नहीं आता है। तो आज हम इसे रट्टा नहीं मारेंगे, आज हम इसे समझ के खत्म कर देंगे। अब इसके लिए तुम बस एसएसटी पे ध्यान दो। अगर मैं तुम्हें बोलूं एसएसटी में से 100 लाने हैं इस साल, 2024 से 25 वाले बच्चे, एसएसटी में से सारे बच्चों को जो ये लेक्चर देख रहे हैं 100 लाने, पहला स्टेप क्या होगा तुम्हारा? पहला स्टेप तुम देखोगे कि यार इस साल पेपर में आ क्या क्या रहा है, जल्दी से हम सिलेबस देख लें, है ना? जल्दी से हम सिलेबस की एक लिस्ट बना लें कि एसएसटी में कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। तो सिमिलरली अगर मैं तुम्हें कह रही हूं कि देश के सारे रिसोर्स की एक बढ़िया सी प्लानिंग कर दो, तो तुम सबसे पहले क्या देखोगे कि कौन कौन से रिसोर्सेज हैं और वो कहां कहां पाए जाते हैं। उसकी क्या बनाओगे? एक इन्वेंटरी बनाओगे। इन्वेंटरी का मतलब होता है लिस्ट बनाना। तो तुमने क्या किया? मैपिंग की, सर्वे किया, तुमने देखा कि कौन कौन सा रिसोर्स किस क्वांटिटी में और किस क्वालिटी में पाया जाता है, क्योंकि आयरन की भी कई कई क्वालिटीज होती है, कोल की भी कई कई क्वालिटीज होती है, तो हर एक रिसोर्स के अंदर कई कई डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी होती है, इसीलिए मैं ये बोल रही हूँ क्वालिटी और क्वांटिटी। तो तुम सबसे पहले देखोगे कि देश में कौन कौन सा रिसोर्स किस क्वांटिटी और किस क्वालिटी में कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक है? तुमने एक लिस्ट बना ली। अच्छा, सेकंड स्टेप पे चलते हैं। 100 में से 100 ला रहे हैं तुम्हें सिस्टम में, तुमने देख लिया कि सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर है, फिर तुम क्या करोगे? बढ़िया तरीके से तुम देखोगे कितने महीने बचे हैं तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में, तुम एक प्लान बना के तैयार कर लोगे। लेकिन उसके लिए तुम ये तो देखोगे कि कितने महीने बचे हैं, उन महीनों में किसी शादी ब्याह में तो नहीं जाना मम्मी के साथ मुझे, कि उन महीनों में कोई मेरा प्री बोर्ड एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम, इस टाइप के कमिटमेंट्स तो नहीं है। तो तुम अपने बेसिक लाइफ के अकॉर्डिंग अपना एक शेड्यूल बना दोगे इन सारी चीजों पे, मतलब कि तुम्हारे पास जो सिलेबस है, यही होगा तुम्हारा सेकंड स्टेप, है ना? रिसोर्स प्लानिंग का भी सेकंड स्टेप यही है। एक बार तुमने देख लिया कि देश में कौन कौन से रिसोर्सेज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तुम्हें क्या करना है? एक जल्दी से प्लान बना लेना है, ये देखते हुए कि तुम्हारे देश में कैसी कैसी टेक्नोलॉजी है, कैसी कैसी स्किल अवेलेबल है, और कौन कौन से इंस्टीट्यूट अवेलेबल है उन रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए। बढ़िया प्लान बना दो। अच्छा, अगर तुमने एसएसटी में 100 में से 100 लाने का प्लान बना ही लिया है, तो उसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था? कि एसएसटी में से 100 में से 100 लाने हैं, वही तुम्हारा मेन ऑब्जेक्टिव था। तुम्हारा जो पूरा प्लान बना है वो उसी मेन ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग बना है। तो एक देश का सबसे अच्छा और सबसे जरूरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एक कंट्री का सबसे जरूरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? देश की डेवलपमेंट, की देश हमारा आगे जाए। तो अगर तुम रिसोर्सेज की प्लानिंग कर रहे हो, तो क्या तुम उसे अपने देश की डेवलपमेंट के साथ मैच नहीं कराओगे? ऑब्वियसली कराओगे। सो दैट इज योर थर्ड स्टेप। जल्दी से रिवाइज करते हैं। रिसोर्स प्लानिंग में सबसे पहले देश में कौन कौन से रिसोर्सेज कहाँ कहाँ हैं तुम वो पता लगाते हो, फिर अपनी स्किल, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग एक प्लान डेवलप करते हो। तीसरा स्टेप होता है उस प्लान को नेशनल डेवलपमेंट के प्लान के साथ मैच कराना। इन्हीं 3 स्टेप्स में तुम्हारी रिसोर्स प्लानिंग हो जाएगी। चलो, इससे पहले कि हम आगे जाए, तुम्हें मैं दे रही हूँ क्वेश्चन, तुम्हारे पास है बच्चा 40 seconds, ट्राई एंड आंसर दिस क्वेश्चन इन द कॉमेंट्स बिलो। आया? आया आंसर की नहीं? राइट आंसर इज 1992।
चलो दिख नहीं रहा होगा, चलिए जी आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट ऑफ रिसोर्स प्लानिंग की बात करते हैं। व्हाई इज रिसोर्स प्लानिंग इंपॉर्टेंट? बिकॉज ये मैं अपने मन से पॉइंट बना रही हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन आता है इसलिए तुम्हें पॉइंट्स बना के दे रही हूँ। एनसीईआरटी के ही पॉइंट्स हैं। हाँ जी, रिसोर्स प्लानिंग क्यों करनी चाहिए? क्योंकि भैया पांचों उंगलियां बराबर नहीं है। कई स्टेट्स हैं जो एसेंशियल रिसोर्सेज में भी पीछे हैं, जैसे कि राजस्थान, वहां पे पानी नहीं मिलता है। दूसरा, देयर इज इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। हमारी पांचों उंगलियां बराबर नहीं है का मतलब ये भी है कि सारी स्टेट्स में सारे रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं। तो कई स्टेट्स में जो रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं वहां पे उन्हें प्रोवाइड करने पड़ेंगे, उसके लिए चाहिए रिसोर्स प्लानिंग। देन एक्सप्लॉइटेशन, इतने हम रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर चुके हैं, कोई हमारा देश बाकी देशों से भला तो नहीं है, हमने भी रिसोर्सेज को बहुत एक्सप्लॉइट किया है, तो उसकी वजह से रिसोर्सेज में आ गई है कमी। चौथा पॉइंट, अगर हम रिसोर्स प्लानिंग करेंगे तो जुडिशियस तरीके से रिसोर्सेज को यूज कर पाएंगे, यानी कि सोच समझ के। जुडिशियस का मतलब सोच समझ के रिसोर्सेज को यूज कर पाएंगे, बाकी जनरेशन के लिए भी बच जाएंगे रिसोर्सेज, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जाएगी। और अगर रिसोर्स को प्लान करके यूज करेंगे तो डेफिनेटली देश की डेवलपमेंट तो होगी ही होगी। तो इन सारे कारणों की वजह से रिसोर्सेज को डेवलप हमें करना चाहिए। अच्छा, अब ये बात हमें फर्स्ट 5 ईयर प्लान से ही डेमोक्रेसी में पता थी। जब इंडिया आजाद हुआ, पहला डेवलपमेंट का प्लान बना डेमोक्रेसी में, तभी से हमें ये बात पता थी। और पता भी क्यों ना हो, हमें इंडिया की हालत दिख रही थी कि कुछ जगहें हैं जो काफी रिच है, कुछ जगहें हैं जो बहुत ही बैकवर्ड है, बहुत ही पिछड़ी हुई हैं। इनफैक्ट हमें ये भी पता था कि अंग्रेज इंडिया में आए ही हमारे रिसोर्सेज के लिए थे, हमारे जंगलों के लिए, हमारी मिट्टी के लिए ही तो अंग्रेज आए थे। और वो हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कैसे कर पाए? पहली बात तो व्हाई डिड दे कम टू इंडिया? बिकॉज इंडिया में बहुत सारे रिसोर्सेज थे भर भर के। दूसरा, वो हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट या इंडिया पे कब्जा इसीलिए जमा पाए क्योंकि उनके पास कब्जा जमाने की टेक्नोलॉजी थी, राइट? इंडिया थोड़ा सा था पीछे चल रहा था। तो हमें ये बात अंग्रेजों से, कॉलोनाइजेशन से समझ आई कि रिसोर्स की अवेलेबिलिटी के साथ, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज के साथ साथ अच्छी टेक्नोलॉजी होना भी बहुत जरूरी है बच्चा, और उसके साथ साथ गुड क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स भी होना जरूरी है। क्योंकि टेक्नोलॉजी कहां से आएगी? ह्यूमन बीइंग्स बनाएंगे, है ना? इंस्टीट्यूशंस कौन बनाएगा? ह्यूमन बीइंग्स बनाएंगे। तो ह्यूमन रिसोर्स का होना भी बहुत जरूरी है, बिकॉज लाइक आई सेड इन द फर्स्ट 10 मिनट्स ऑफ द चैप्टर, रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो हमारे देश में जब तक टेक्नोलॉजी, अच्छा ह्यूमन रिसोर्स नहीं होगा, तब तक हमारे पास जितने मर्जी रिसोर्स हो, देश की डेवलपमेंट नहीं होगी। अच्छा, तो ये तो हो गई रिसोर्स प्लानिंग। एक छोटा सा और टॉपिक है आपके सिलेबस में, विच इज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो, कुछ रिसोर्स हैं जिन्हें हम प्लान करके आगे चलेंगे तो काम चल जाएगा हमारा। कुछ रिसोर्स इतने ज्यादा डिप्लीट हो चुके हैं बच्चा, हमने उन्हें इतनी भयानक तरीके से ओवर यूटिलाइज किया है, एक्सप्लॉइट किया है, बिना सोचे समझे यूज किया है, कि अब जो बचे कुछ रिसोर्सेज है उन्हें बचाने का टाइम आ गया है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर इंडिया का नेशनल एनिमल है, लेकिन उसकी इतने देश में कमी आ गई है कि हमें प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च करना पड़ा। एलिफेंट्स के लिए करना पड़ा, लायंस के लिए करना पड़ा, राइट? दे आर ऑल्सो रिसोर्सेज। सो दिस इज अ टाइम टू कंजर्व द रिसोर्सेज ऑल्सो। अब बात इतनी आगे पहुंच गई है।
और गांधी जी भी इस बात में मानते थे। गांधी जी कहते थे कि भैया हमारे देश में हमेशा इतने रिसोर्सेज रहेंगे कि देश को जिसकी जरूरत है उतने रिसोर्सेज हैं, लेकिन हमारी लालच के लिए हमारे पास कभी रिसोर्सेज नहीं देखेंगे। आप ये देखो, अगर स्कूटी एक गीले कपड़े से पोछी जा सकती है, हम क्या करते हैं, 3 बाल्टी साफ पानी, गंदा पानी भी नहीं, 3 बाल्टी साफ पानी से एक स्कूटी धोते हैं, 5 बाल्टी 6 बाल्टी पानी से हम क्या करते हैं, कार धोते हैं। ये सिर्फ मैं वाटर का बता रही हूँ बिकॉज ये हर घर में होता है। सो व्हाट आर वी डूइंग, वी आर एक्सप्लॉइटिंग द रिसोर्सेज। और गांधी जी बोलते थे कि जरूरत के लिए हमारे पास हमेशा सामान रहेगा, लेकिन हमारी लालच के लिए हमारे पास सामान नहीं है। वी नीड टू स्टार्ट कंजर्विंग। गांधी जी ये भी बोलते थे कि ये जो मास कंजम्पशन का जमाना आ रहा है ना, गांधी जी तो पहले ही इनकी डेथ हो गई थी, मास कंजम्पशन का जमाना आप देख रहे हो, अमेजोन पे कोई टी शर्ट है, वो 50,000 लोगों के पास सेम ही टी शर्ट है। अब 4 टी शर्ट, मान लो हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 कपड़ों में आपका पूरा जीवन व्यतीत हो सकता है ना, 7 कपड़ों को धो धो के पहनते रहो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपनी जरूरतों के लिए सामान नहीं ले रहे हैं, हम अपनी लालच के लिए सामान ले रहे हैं। भरे हुए कपड़े हमारे पास है ना, भरा हुआ अलग अलग तरीके की ग्रोसरीज भरी हुई हैं, बहुत सारा फर्नीचर ले लिया है, उसकी जरूरत है नहीं है, अच्छा लगता है इस बात पे ले लिया है। तो व्हाट आर वी डूइंग, वी आर मास कंज्यूमिंग, है ना। गांधी जी बोलते थे ये सब गलत है, बल्कि मास प्रोडक्शन में उनका विश्वास था। मास प्रोडक्शन का मतलब है कि बाकी लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो ना यार, मासेस को एम्प्लॉयमेंट दो ताकि वो चीजें प्रोड्यूस करें, ना कि चीजें एक जगह से प्रोड्यूस हो रही है, यूटिलाइज सब लोग कर रहे हैं। जो फैक्ट्री का कॉन्सेप्ट आ गया है जहां पे एक सामान 50,000 मॉडल्स में मिलता है, तो उससे हम क्या हो गए, लालची हो गए। तो गांधी जी का इस चैप्टर में 2 ही योगदान है। इस चैप्टर में एक उन्होंने ये बात बोली थी, दूसरा उन्होंने बोला था कि मास प्रोडक्शन इज बेटर देन मास कंजम्पशन। ठीक है, चलो तो अब हम एक और बात बता देते हैं कि रिसोर्स के कंजर्वेशन पे, यहाँ से 1 मार्क के क्वेश्चन बहुत बनते हैं। रिसोर्स के कंजर्वेशन में आज तक दुनिया में क्या क्या हुआ है उसका एक टाइमलाइन मैंने यहाँ पे बना दिया है। ये आपके डू यू नो की तरह एनसीईआरटी में दिया है, बट इस तरीके से याद करना इजी है। मैं फिर से कह रही हूँ, चैनल का नाम है शुभम पाठक, सब्सक्राइब कर लो, इससे बहुत बढ़िया बढ़िया आपके लेक्चर्स आने वाले हैं, और ये फ्री पीडीएफ डिस्क्रिप्शन से जरूर लेते हो जाना। अच्छा, सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जब भी कोई लेक्चर आएगा तो मैं ताजा ताजा देखने को मिलेगा, बासी देखने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, चलो पहला 1968 में क्लब ऑफ रोम नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन ने सबसे पहले रिसोर्स को कंजर्व करने की जरूरत है ये बात बोली थी। फिर 1974 में गांधीनियन फिलॉसफी, अच्छा कई लोगों का मानना है कि गांधी जी को कोई जानता नहीं था हमारे देश में, देखो 1974 की बात है। एनीवे, गांधीनियन फिलॉसफी, गांधी जी जिन भी चीजों में विश्वास रखते थे ना, उनका जो धर्म पे विश्वास था, कास्ट पे विश्वास था, दुनिया पे विश्वास था, डेवलपमेंट पे विश्वास था, उस सबको गांधीनियन फिलॉसफी बोलते हैं। हार्वर्ड से लेके दिल्ली यूनिवर्सिटी तक गांधी फिलॉसफी बहुत फेमस है, गांधी फिलॉसफी बच्चों को पढ़ाई जाती है। तो गांधीनियन फिलॉसफी पे 1974 में शुमैशर नाम के एक राइटर ने एक किताब लिखी थी, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, क्योंकि गांधी जी का विश्वास था कि जितनी जरूरत है उतना इस्तेमाल करो ना, जबरदस्ती में होर्ड करके चीजों को क्या मिलेगा। तो उसी पे शुमैशर ने एक किताब लिखी थी, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, जिसमें उन्होंने गांधी जी को दिया था ट्रिब्यूट कि मैंने गांधीनियन फिलॉसफी पे लिखी है। 1987 में एक कमीशन बैठा था बड़े लेवल पे जिसका नाम था ब्रंटलैंड कमीशन, उसकी रिपोर्ट आई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, और वो रिपोर्ट बाद में जाके एक किताब में भी पब्लिश हुई थी जिसका नाम था आर कॉमन फ्यूचर। देन 1992 में, ये यहाँ 2 आना है बच्चा, 1992 में अर्थ समिट हो गई थी रियो डी जेनेरियो वाली, जिसमें एजेंडा 21 डिस्कस हुआ था, जो हमने पीछे पढ़ी है ना, वही वाली यहाँ पे लिखी हुई है। So this is all that has happened in the name of conservation। इस पे कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसने लिखी है, किस फिलॉसफी पे है, अर्थ समिट कौन से साल में हुई थी, ब्रंटलैंड कमीशन कौन सी बुक में वो रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, ये कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये जो एक स्लाइड है इसका तुम्हें रट्टा मारना पड़ेगा, ठीक है, जहां जहां रट्टा लगता है मामा मैं बोल देती हूँ। चलो अब चलते हैं, हमारे सिलेबस में 2 रिसोर्सेज है बच्चा, एक है लैंड रिसोर्स और एक है हमारा सॉइल रिसोर्स। सबसे पहले लैंड और सॉइल के बीच का तुम्हें मैं डिफरेंस बता दूं। लैंड और सॉइल के बीच का डिफरेंस होता है, जमीन के किसी भी टुकड़े को तुम लैंड बोल सकते हो, उस टुकड़े की जो पहली लेयर होती है, अपर मोस्ट लेयर होती है, जिसमें सारे मिनरल्स होते हैं, सारा का सारा पानी का कंटेंट होता है, सारी फर्टिलिटी होती है, उसे तुम सॉइल बोलते हो। ठीक है, तो जमीन का कोई भी टुकड़ा लैंड है, उसका जो उपजाऊ पार्ट है ऊपर वाला, उसे तुम क्या बोलते हो, सॉइल। ये बात एनसीईआरटी में नहीं है, बट कई बच्चों ने मेरे से ओवर द ईयर्स पूछा है ये डाउट, इसलिए मैं बता रही हूँ। अच्छा, लैंड रिसोर्स क्या है, सबसे पहली बात जो लैंड रिसोर्स के बारे में तुम्हें जाननी पड़ेगी वो ये है कि ये फाइनाइट रिसोर्स है। क्या है बच्चा, फाइनाइट रिसोर्स। फाइनाइट रिसोर्स का मतलब जितना है उतना ही रहेगा,
क्लास 9th इंडिया साइज एंड लोकेशन में तुमने पढ़ा था कि इंडिया के पास 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, तो उतना ही रहेगा अनलेस एंड अनटिल हम आसपास के देशों पे कब्जा जमा ले, इतना ही एरिया रहेगा। अब इसी एरिया में क्या है, पॉपुलेशन बार बार बढ़ती जा रही है, तो इसी को बोलते हैं कि लैंड हमारा फाइनाइट रिसोर्स है, मतलब जितना है उतना ही रहेगा और उसी में तुम्हें सारा गुजारा करना है। अब लैंड पे हमारी 95% चीजें, 95% जरूरतें डिपेंडेंट है, मतलब कि लैंड पे ही तुम वेजिटेशन करते हो, लैंड पे ही तुम ट्रांसपोर्ट करते हो बच्चा, लैंड पे ही तुम्हारा सारा इंफ्रा टिका हुआ है, तुम्हारे स्कूल्स, कॉलेजेस, मॉल सब कुछ लैंड पे हैं, राइट। तुम्हारी इंडस्ट्रीज लैंड पे हैं, सब कुछ लैंड से चल रहा है। सो ऑब्वियसली लैंड इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। नाउ वी एज भारतवासी, वी एज इंडियंस आर वेरी ब्लेस्ड, क्योंकि हमारे पास अलग अलग तरीके का लैंड है। हमारे पास क्या है, प्लेन एरिया भी है बच्चा। प्लेन एरिया की क्या खास बात होती है, प्लेन की क्या खास बात होती है, प्लेन एरिया हमारे पास कितना, 43%, सबसे ज्यादा प्लेन एरिया। प्लेन एरिया पे समतल जमीन होती है, जैसे कि नॉर्दर्न प्लेन, सदर्न प्लेन, तो यहाँ पे तुम वेजिटेशन कर सकते हो, अच्छे से एग्रीकल्चर कर सकते हो, राइट, एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर के साथ साथ यहाँ पे तुम पॉपुलेशन भी बिठा सकते हो, यहाँ पे तुम घर वर बना सकते हो, उबड़ खाबड़ जमीन नहीं है, और तुम यहाँ पे इंडस्ट्रीज भी लगा सकते हो। तो इस तरीके से प्लेन एरिया जो है हमारे देश को मदद करता है। देन वी हैव 30% हमारे पास क्या है, माउंटेन्स हैं। माउंटेन्स किस काम आते हैं भाई, माउंटेन्स इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करते हैं, माउंटेन से हमारी नदियां निकलती हैं, माउंटेन से हमारे फॉरेस्ट होते हैं, तो माउंटेन्स क्या करते हैं, टूरिज्म भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब क्या करता है, इकोलॉजी को यानी कि पूरे वातावरण को बैलेंस बना के रखता है। देन वी हैव प्लेट्यू, 27% हमारे पास क्या है, प्लेट्यू है। तो प्लेट्यू हमारे किस काम आते हैं, प्लेट्यू में है बच्चा सारा का सारा मिनरल डेपोजिशन, मिनरल डेपोजिशन। तो ये मिनरल डेपोजिशन किस काम आता है, ये मिनरल डेपोजिशन हमारी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करता है। तो हमारे प्लेट्यूज भी हो गए बढ़िया, यहाँ पे भी हमारे जंगल देखने को मिलते हैं, फॉरेस्ट हमारे पास यहाँ पे भी बहुत है। तो कहने का मतलब है चाहे जिस भी तरीके का लैंड हो, ये सारा का सारा इंडियन लैंड हमारे काम आता है, और इस लैंड को हम अलग अलग तरीके से यूटिलाइज करते हैं। लैंड यूटिलाइजेशन, यहाँ से 3 मार्क का क्वेश्चन भी बनता है, 1 मार्क का क्वेश्चन भी बनता है, 5 मार्क का क्वेश्चन भी बनता है। ये चैप्टर का सबसे टफ पार्ट है, ये कई बार बच्चों को समझ नहीं आता। तो अगले 5-10 मिनट मैं चाहूंगी कि मोबाइल फोन साइड में रख दो, कॉपी वॉपी साइड में रख दो, पहले एक बार ये समझ लो, घर का कोई एक ऐसा कोना पकड़ लो जहां पे आवाज ना आ रही हो, ताकि ये 5 मिनट, ये 10 मिनट तुम्हें ये पूरा टॉपिक ऐसे समझा दे कि पूरे साल डाउट ना है, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है, जंगल। फॉरेस्ट 2 तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं नेचुरल और एक होते हैं मैन मेड, जिन्हें मैं बोलती हूँ ह्यूमन मेड, राइट। सो सबसे पहला तरीका है लैंड को यूटिलाइज करने का कि इस पे जंगल हो, या तो खुद से नेचर ने जंगल दिया हो या तो तुम जंगल बना दो। दूसरा तरीका है कि ऐसा लैंड जिसपे तुम खेती नहीं कर रहे हो। अच्छा मैम खेती नहीं करेंगे तो लैंड पे क्या करेंगे, या तो बच्चा वो लैंड वेस्ट हो चुका है, बैरन का मतलब होता है इनफर्टाइल, इनफर्टाइल लैंड, वो क्या है, लैंड खराब हो चुका है, ठीक है, तो अब तुम उसे यूज ही नहीं कर पा रहे हो, उस पर खेती कैसे करोगे ना जब वो इनफर्टाइल है, उपजाऊ ही नहीं है। दूसरा है या तो तुमने उसे किसी और काम में लगा दिया, ट्रांसपोर्ट के काम में लगा दिया, एयरपोर्ट बना दिया, रेलवे स्टेशन बना दिया, स्कूल बना दिया, कॉलेज बना दिया, कुछ भी कर दिया, राइट। सो दिस इज योर सेकंड तरीका। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन कुड बी ऑफ 2 टाइप्स, या तो लैंड इतना इनफर्टाइल है कि उस पर खेती नहीं हो पा रही है, या फिर किसी और काम में लगा हुआ है। तीसरा तरीका होता है बच्चों, लैंड रिसोर्स यूज फॉर फॉलोइंग पर्पसेस, अदर अनकल्टीवेबल लैंड। कल्टीवेबल का क्या मतलब है, कल्टीवेबल का मतलब है ऐसी जमीन जिसपे तुम खेती कर सकते हो, कर तो सकते हो। अनकल्टीवेबल का मतलब है कि मतलब उसपे किसी कारण से अभी खेती नहीं कर सकते, आया समझ। कल्टीवेबल का मतलब खेती कर सकते हो लेकिन अभी खेती नहीं कर रहे, क्यों। पहला है पॉइंट, या तो तुमने उस पर परमानेंट पैस्चर बना दिया। परमानेंट पैस्चर का मतलब जो हमारे जो एनिमल्स होते हैं, शीप हो गई, कैटल हो गई, बकरियां हो गई, इन सबको क्या, इन सबको घास चाहिए चरने के लिए। तो ये जो बड़े बड़े ग्रासलैंड्स होते हैं इन्हें तुम पैस्चर एरियाज बोलते हो। तो परमानेंट पैस्चर भी एक तरीके का उपजाऊ लैंड है, चाहो तो इस पर खेती कर सकते हो, लेकिन ये तुमने अपने लाइफ स्टॉक के खाने के लिए रखा हुआ है। दूसरा तरीका, लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स। ये देखा होगा तुमने, गली मोहल्ले में तुम जाते हो, 4-5 पेड़ उगे रहते हैं, है ना, पता ही नहीं किसने उगाया है, सरकार ने भी नहीं उगाया, किसी ने भी नहीं उगाया, पर वो 4-5 पेड़ अपने आप उग रहे हैं, मिसलेनियस तरीके से ट्री उग रहे हैं, है ना, कहीं 4 है, कहीं 5 है, कहीं 15 है, कहीं 20 है। ये क्या है, दीज आर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स, जो कहीं कहीं देश में
उगे हुए होते हैं। देन कल्टिवेबल वेस्टलैंड। अब आती है यहाँ पे डिफिकल्ट बात। डिफिकल्ट बात क्या है? कल्टिवेबल लैंड एक ऐसा लैंड जो किसी जमाने पे जिसपे तुम खेती करते थे लेकिन अभी तुम ना उस पे खेती नहीं कर रहे हो, उसे बोलते हैं कल्टिवेबल, मतलब अनकल्टिवेटेड लैंड। ठीक है, अगर तुम 1 साल से कम टाइम हुआ है तुम्हें लेकिन तुम उस लैंड पे खेती नहीं कर रहे हो, 1 साल से कम टाइम तक तुमने उस लैंड पे खेती नहीं की है, तो उसे बोलते हो तुम करंट फैलो लैंड। ध्यान से सुनना, हो सकता है 1 साल पहले तक तुम इस पे खेती कर रहे थे लेकिन अभी 1 साल या 1 साल से कम टाइम से तुम उस पे खेती नहीं कर रहे हो, तो उसे बोलोगे करंट फैलो। अगर तुम्हें उस पे खेती किए 1 से 5 साल के बीच में टाइम हो गया, 2.5 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4.5 साल हो गए, तो तुम उसे बोलते हो अदर देन करंट फैलो। पहले खेती करते थे लेकिन अभी थोड़ा टाइम हो गया उस पर खेती किए हुए, और वो टाइम कितना है? 1 से 5 साल, अदर देन करंट फैलो। अगर 5 साल से ऊपर का टाइम हो गया लेकिन तुम उस लैंड पे खेती नया ना तो की है तुमने, ना तो कर पाए हो किसी कारणवश, तो उसे तुम बोलोगे कल्टिवेबल वेस्टलैंड। कि भैया किसी जमाने में ये कल्टिवेबल रहा होगा, कल्टिवेटेड रहा होगा, अब तो क्या है? वेस्ट लैंड है, मतलब कि 5 साल से खेती नहीं हुई तो बंजर ही है ऑलमोस्ट। ठीक है, सो किसी जमाने में कल्टिवेटेड लैंड कुड फॉल इनटू दीज 3 कैटेगरीज डिपेंडिंग अपॉन कि कितने टाइम से तुमने उस पर खेती नहीं की है। सो ये फैलो लैंड वाले दोनों टॉपिक भी मैंने उसी में कवर कर लिए। ये देखो करंट फैलो, अदर देन करंट फैलो, और यहाँ पे तुम्हें कल्टिवेबल वेस्टलैंड भी बता दिया। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ये नोट्स में तुम्हें मिलेगा नहीं, ये स्क्रीनशॉट। चलो, अब आता है नेट सोन एरिया। 5वां तरीका है नेट सोन एरिया। अब देखो, मैं किसान हूं, मेरे पास 2 तरीके के खेत हो सकते हैं। एक खेत है जिसपे मान लो मैं गन्ना उगा रही हूँ, शुगर केन उगा रही हूँ। अब गन्ने को उगाने में लगते हैं बच्चा 11 महीने, तो 1 साल के अंदर मैं इस खेत पे सिर्फ एक बार वन एग्रीकल्चर की कर पाई, एक बार ही खेती कर पाई, राइट। लेकिन मेरे पास दूसरा खेत भी है जिसपे मैंने क्या किया? पहले पोटैटो उगाया, आलू उगाया, आलू को लगे 3 महीने, 3 मंथ। उसके बाद मैंने इस पे क्या उगा लिया? मक्का उगा लिया। मक्का का मतलब मेज, मेज को लग गया दूसरे 6-8 महीने, राइट। तो एक ही साल के अंदर मैंने क्या किया? अपने खेत पे, खेत नंबर ए में सिर्फ एक ही क्रॉप उगाई, खेत नंबर बी में मैंने क्या उगा दी? एक ही साल में 2 क्रॉप्स उगा दी। अब मैं किसान हूं, मेरे पे डिपेंड करेगा मैं कौन सी क्रॉप उगा रही हूँ, राइट। लेकिन जो खेत ए वाली कैटेगरी के किसान होते हैं ना, जो 1 साल में अपने खेत में एक ही बार खेती करते हैं, वो एरिया आता है नेट सोन एरिया के अंदर। यानी कि एरिया सोन, सॉरी, नेट सोन एरिया की डेफिनेशन यहाँ पे है, एरिया सोन once in one एग्रीकल्चर ईयर। एग्रीकल्चर ईयर का मतलब नॉर्मल ईयर को ही एग्रीकल्चर ईयर बोलते हैं, उसको तुम बोलते हो नेट सोन एरिया। तो जो ग्रुप ए वाले किसान होंगे वो आ जाएंगे नेट सोन एरिया में। लेकिन अगर तुम स्मार्ट किसान हो तो भी तो तुम खेती कर ही रहे हो, तुम्हारा एरिया सोन है, सोन का मतलब मिट्टी में बीज डालना, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम 1 साल में 2 बार 3 बार खेती कर रहे हो, तो तुम्हारी भी तो काउंटिंग होनी चाहिए। तो तुम्हारी काउंटिंग होती है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया में। तो कहने का मतलब ये है कि ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया में नेट सोन एरिया में आता है बच्चा एरिया कल्टीवेटेड in 1 year प्लस अदर देन नेट सोन एरिया। यानी कि नेट सोन एरिया में जो एरिया नहीं आ रहा है, अदर देन नेट सोन एरिया which is cultivated more than once in 1 year। इसे मिला के तुम बोलते हो ग्रॉस क्रॉप एरिया। आया समझ? ऐसा एरिया जो साल में एक बार कल्टीवेट हो रहा है और ऐसा एरिया जो एक से ज्यादा बार कल्टीवेट हो रहा है, दोनों को जब मिला देते हो तो बोला जाता है
ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। लैंड को यूटिलाइज करने का सबसे पहला तरीका है जंगल बनाना, चाहे वो नेचुरल है चाहे वो ह्यूमन मेड है। दूसरा तरीका है बच्चा लैंड को किसी और काम में लगाना है, या तो लैंड इतना अनफर्टाइल है कि उसे कल्टिवेट नहीं कर पा रहे हो, या फिर तुमने नॉन एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए यूज कर लिया है। तीसरा है अदर अनकल्टिवेबल लैंड, इसमें आते हैं पैस्चर लैंड, और इसमें साथ में आ जाता है मिसलेनियस ट्री क्रॉप, और आता है कल्टिवेबल वेस्ट लैंड। कल्टिवेबल वेस्ट लैंड वो लैंड होता है जिसपे खेती किए हुए तुम्हें 5 से ऊपर साल का टाइम हो जाता है। फैलो लैंड 2 तरीके के होते हैं जो मैंने पीछे बता दिए थे, और नेट सोन एरिया और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया के बीच का डिफरेंस भी तुम्हें बता दिया था। तो अब चलते हैं, यहाँ पे मैंने ये चार्ट भी बना के दे दिया है जहाँ पे तुम्हें सेम ही चीजें जो लिखी हुई है वो नोट्स में मिल जाएंगी। सो दिस इज गोना हेल्प यू अ लॉट। Now, before we go ahead, let's do one quiz question. You again have 40 seconds and then I'll tell you the answer. Comments में please answer दे देना so that I know you are understanding. Okay, very nice. The right answer is Mahatma Gandhi ji. Next, land use pattern in अब देखो लैंड यूज पैटर्न पढ़े इससे पहले हम जान देते हैं दैट 95% ऑफ आर ह्यूमन नीड्स आर डिपेंडेंट ऑन, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ सेंटेंस, हमारी 95% जरूरतें जो हैं वो कैसे ना कैसे लैंड पे डिपेंडेंट है। और लैंड यूज पैटर्न किसी भी जगह, लैंड यूज पैटर्न का मतलब लैंड को किस तरीके से यूज किया जाएगा, ये 2 तरीके के फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है। एक होते हैं ह्यूमन फैक्टर्स और एक होते हैं फिजिकल फैक्टर्स जिन्हें बोला जाता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, पहले तो इन्वायरमेंट डिसाइड करेगी कि लैंड को कैसे यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर राजस्थान का लैंड जो है बहुत ही रेतीला है तो वहां पे तुम खेती नहीं कर पा रहे, ये तुमने थोड़ी डिसाइड किया कि खेती करोगे कि नहीं, ये तो इन्वायरमेंट ने डिसाइड किया कि रेतीला लैंड है तो खेती नहीं कर पाओगे, और अगर एलुवियल सॉइल है तो खेती कर लोगे। सो बेसिकली इन्वायरमेंटल फैक्टर में आती हैं चीजें जैसे कि क्लाइमेट, जैसे कि सॉइल टाइप, जैसे कि टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब लैंड की क्या खासियत है। टोपोग्राफी का मतलब होता है एक एरिया की, टोपोग्राफी का मतलब होता है कि वहां पे किस किस तरीके के लैंड है। जैसे मैं बोलूं नैनीताल, नैनीताल एक हिल स्टेशन है, उसकी टोपोग्राफी में क्या आएगा कि वहां पे एक झील है, वहां पे पहाड़ है, वहां पे थोड़ा सा प्लेन एरिया भी है, यही होगी वहां की टोपोग्राफी। कहीं पे झरना है तो वो आ जाएगा, कहीं पे ग्लेशियर्स है तो वो आ जाएगा। तो टोपोग्राफी मतलब एक एरिया में किस किस तरीके के लैंड देखने को मिल रहा है। तो ये होते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स बच्चा। इसके अलावा ह्यूमन फैक्टर्स होते हैं जैसे कि पॉपुलेशन की डेंसिटी का है, जहां पे ज्यादा पॉपुलेशन होगी वहां पे जंगलों को काट के घर बनाए जाएंगे, है ना। जैसे कि नॉर्दर्न इंडिया में बहुत पॉपुलेशन डेंसिटी है तो यहाँ पे जंगल वंगल देखने को नहीं मिलते, बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग देखने को मिलती है ना, फ्लैट स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। अब तो घर कौन बनाता है, तो सबको फ्लैट्स ही मिलते हैं क्योंकि लोग ज्यादा है, जमीन कम है। पॉपुलेशन डेंसिटी हो गई, हमारा कल्चर हो गया, हमारा हेरिटेज हो गया, ये सारे ह्यूमन फैक्टर्स में आते हैं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, एनसीईआरटी में एक दे रखा है आपका एक पैराग्राफ, तो मैंने बता दिया। वैसे इस पे कोई क्वेश्चन आता नहीं है, क्वेश्चन आता है यहाँ से। अब इस बार ग्राफ को देखो, यहाँ पे 2 बार ग्राफ नहीं, पाई चार्ट, यहाँ पे 2 पाई चार्ट दिए हुए हैं, एक पहले का है एक बाद में है। अब यहाँ पे तुम देखते हो कि यहाँ पे फॉरेस्ट देखो 18.11% था और यहाँ पे हो गया 23%। तो फॉरेस्ट एरिया हमारा क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, पहले एरिया जो है नॉन एग्रीकल्चर यूजेस में जो नहीं आता था वो 46% था, अब जो है वो 45% हो गया। ऑब्वियसली पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रही है हम एरिया को और बाकी कामों में ला रहे हैं, राइट। यहाँ पे और क्या है, परमानेंट पैस्चर। परमानेंट पैस्चर हमारे पास 4.71% थे, यहाँ पे जो है परमानेंट पैस्चर क्या हो गया है, कम हो गया है। पहले ज्यादा था अब कम हो गया है। एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स, पहले हमारे पास क्या था 3 कौन सा वाला है ये वाला है 1.5% था, अब हमारे पास क्या है 1% हो गया। ठीक है, ये भी सेंस बनाता है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उस एरिया को भी हम अपने काम में ला रहे हैं। कल्टिवेबल वेस्टलैंड, कल्टिवेबल वेस्टलैंड हमारे पास 6.23% था, अब हमारे पास कल्टिवेबल वेस्टलैंड जो है 4% है। ये भी अच्छी है कि वेस्टलैंड को हम काम में ला रहे हैं, इनफर्टाइल लैंड को फर्टाइल लैंड बना रहे हैं, राइट। करंट फैलो हमारे पास 3.73% था, अब जो है 4.9% है, तो ये खराब बात है ना। नेट सोन एरिया पहले हमारे पास कितना था, अच्छा नहीं, ये है नेट सोन एरिया, आई थिंक 46% था, और अभी नेट सोन एरिया जो है 45% है। कौन सा वाला ग्रीन है, सारे ग्रीन अलग अलग दिख रहे हैं, रुको मैं एनसीईआरटी देख के देखूं।
उसमें भी ग्रीन एक जैसे हैं। चलो ये मैं एक बार कमेंट्स में बता दूंगी, आई थिंक नेट सोन एरिया यही होगा क्योंकि सोन एरिया ज्यादा होगा, हमारा कृषि प्रधान देश है। बट एनीवे यहाँ से आती है हमारे देश की प्रॉब्लम। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास 100% डेटा ही नहीं है। हमारे पास 93% इंडिया का डेटा है, बाकी 7% इंडिया जो है या तो नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है, जिस नॉर्थ ईस्ट पे चाइना अपना कब्जा दिखाता है तो वो एक डिस्प्यूटेड लैंड में कन्वर्ट हो गया है जहां का हम डेटा निकाल नहीं पा रहे अच्छे से, या फिर जम्मू एंड कश्मीर वाला एरिया है जहां पे अगेन पाकिस्तान या चाइना से हमारी लड़ाई चलती रहती है, तो वहां पे भी हम उसका डेटा रिट्रीव नहीं कर पा रहे हैं। तो सिर्फ 93% लैंड का हमारे पास डेटा है, 7% का नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम है कि हमारे जो परमानेंट पैस्चर, यही तुमने देखा कि परमानेंट पैस्चर जो पहले हैं 4.71% थे और अब जो है कितने हो गए हैं, 3.3% हो गए हैं। तो हमारे परमानेंट पैस्चर्स आर रिड्यूसिंग, विच इज प्रॉब्लमैटिक, जो कि क्या है, बहुत ही गलत बात है, क्योंकि हमारे लाइफ स्टॉक को खाना कैसे मिलेगा, हमारे लाइफ स्टॉक के लिए, हमारे एनिमल्स के लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक है। तो ये हो गई प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 1 है ये। प्रॉब्लम नंबर 3 है पुअर क्वालिटी लैंड। हमारे पास जो पुअर क्वालिटी लैंड है इट इज इंक्रीजिंग। पहली बात तो दिन पर दिन क्या है, पुअर क्वालिटी लैंड बढ़ता जा रहा है एंड इट इज वेरी इनफर्टाइल। ये क्या है, इतना इनफर्टाइल है कि हम चाह के भी इसे खेती करने में यूज नहीं ला पा रहे हैं। तीसरा रीजन नेट सोन एरिया, यानी कि किस स्टेट में कितने % एरिया पे खेती की जाती है, दिस वेरीज ग्रेटली। मतलब कि इसमें बहुत ज्यादा फर्क है। कुछ स्टेट्स हैं जहां पे नेट सोन एरिया बहुत ज्यादा है क्योंकि वहां पे मिट्टी अच्छी है, जैसे हरियाणा और पंजाब की बात करोगे, हरियाणा और पंजाब तो वहां की मिट्टी अच्छी है, वहां पे पानी इतना आता है कि वहां पे 80% नेट सोन एरिया, नेट सोन एरिया NSA। लेकिन वही अरुणाचल प्रदेश की बात करोगे या अंडमान एंड निकोबार की बात करोगे, तो अरुणाचल प्रदेश जैसे स्टेट्स में जहाँ की मिट्टी तो अच्छी है लेकिन वहां पे पॉपुलेशन इतनी कम है और पहाड़ पे खेती करना इतना मुश्किल है कि वहां पे नेट सोन एरिया कितना है, सिर्फ 10% है। तुम्हारा नेट सोन एरिया सारी स्टेट्स में बराबर नहीं है। फॉरेस्ट एरिया हमारे पास बहुत कम है। 1952 में नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी नाम की एक पॉलिसी निकली थी भाई, उसने हमें बोला था, उस जमाने में उसने हमें बोला था कि हमारे पास एटलीस्ट 33% एरिया फॉरेस्ट की तरह होना चाहिए। ये हमें बोला गया था। कब बोला गया था, 1952। तब तो पॉपुलेशन कम थी, अब तो पॉपुलेशन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हो गई है, फिर भी हमारे पास 33% फॉरेस्ट एरिया नहीं है। मुश्किल से हमारे पास 26-27% फॉरेस्ट एरिया है। तो ये फॉरेस्ट एरिया हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से कम है, ये भी प्रॉब्लम है। देन वी हैव वेस्टलैंड। वेस्टलैंड हमारा इतना ज्यादा एरिड एंड इनफर्टाइल है कि उसको किसी भी और काम में, एग्रीकल्चर तो छोड़ो, उस पे हम, जैसे मान लो दलदल वाला लैंड है, दलदल वाले लैंड पे ना तो तुम रेलवे की पटरी बिछा सकते हो, वो अंदर चले जाएगा, धस जाएगा, ना तो बिल्डिंग बना सकते हो, बिल्डिंग भी सिंक हो जाएगी। तो हमारा मोस्टली वेस्टलैंड इतना खराब है कि उसे नॉन एग्रीकल्चरल पर्पसेस में भी नहीं ला सकते हो। और ये सारी हरकतें हुई क्यों बच्चा, ये लैंड डिग्रेडेशन हुआ क्यों, क्योंकि ह्यूमन बींग्स, इंडियंस ने बहुत लैंड को एक्सप्लॉइट किया। अच्छा, लैंड डिग्रेडेशन जरूरी नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन बींग्स करें, एनवायरमेंट भी करता है। कभी 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 विंड से, कभी कभी रनिंग वाटर से, कभी कभी ग्लेशियर की एक्टिविटीज से, कभी कभी एनिमल्स की वजह से, बहुत सारे सुनामी की वजह से, बहुत सारे नेचुरल फोर्सेस की वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है। लेकिन ह्यूमन बींग्स जो है वो अलग ही लेवल पे करते हैं, राइट। और कैसे होता है लैंड डिग्रेडेशन, उसके अलग अलग यहाँ पे टाइप है। पहला है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। तो ये पहला कॉज हो गया। और क्या कॉज होता है लैंड डिग्रेडेशन का, सोचो एनसीईआरटी में है कि नहीं है, क्या फर्क पड़ता है। अगर सही लेजिट रीजन है तो हम लिख सकते हैं। अर्बनाइजेशन, हम क्या कर रहे हैं, जंगलों को काट काट के, गांव को काट काट के वहां पे शहर बना रहे हैं, है ना। और क्या कर रहे हैं हम, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, जितनी फैक्ट्रीज हैं उससे डबल फैक्ट्रीज लगाए जा रहे हैं बिना सोचे समझे कि इससे लैंड पे क्या हानि पहुंचेगी और इससे पानी पे क्या हानि पहुंचेगी या पूरे एनवायरमेंट पे क्या हानि पहुंचेगी। माइनिंग सही तरीके से हमें करनी आती नहीं है। और इसके साथ साथ ओवर ग्रेजिंग हम करवाते हैं, एनिमल्स को हम ग्रेजिंग के लिए छोड़ देते हैं। एनिमल्स बेचारे क्या करते हैं, देखो मान लो ये घास है, ये घास उग रही है, घास की यहाँ पे रूट्स है। अगर एनिमल सिर्फ इतने हिस्से को खाएगा तब तक तो ठीक है, तब तक उसे बोलते हैं ग्रेजिंग। लेकिन अगर एनिमल ऐसे खा रहा है कि यहाँ पे भी कुछ नहीं बच रहा, ये पूरा का पूरा पेड़ खा गया एनिमल,
राइट, तो इसे बोलते हैं ओवरग्रेजिंग। जब नीचे की जड़ें ही एनिमल उखाड़ के खा लेते हैं ना, तो वहां पे दोबारा पेड़ नहीं उग पाता है, इसे बोलते हैं ओवरग्रेजिंग। और ओवरग्रेजिंग को चेक करने का काम होता है जिसके एनिमल्स होते हैं। तभी आपने देखा होगा कि जब एनिमल्स ग्रेज कर रहे होते हैं तो वो लाठी लेके, जो गंडेरियाज होते हैं नोमैडिक कम्युनिटीज वाले, वो देख रहे होते हैं, लेकिन कभी देखते हैं कभी नहीं देखते, उसका असर पड़ता है ओवरग्रेजिंग। राइट, सो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके से लैंड डिग्रेड होता है, लेकिन ओवरऑल हमारे देश में लैंड डिग्रेड बहुत ज्यादा हो रहा है। जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसी जो स्टेट्स हैं जहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, छोटा नागपुर प्लाटू वाला एरिया है, वहां पे मिनरल्स की वजह से, यानी कि माइनिंग की वजह से, कोरिंग की वजह से क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन होता है। कोरिंग बच्चा एक तरीके का माइनिंग ही होता है, बड़ा सा गड्ढा खोद के हम माइन तक पहुंच जाते हैं, मिनरल्स तक पहुंच जाते हैं और मिनरल्स निकाल लेते हैं। बाकी माइनिंग के और भी अलग तरीके होते हैं, इसलिए यहाँ पे अलग अलग लिखा है, कंफ्यूज मत होना। तो वहां पे माइनिंग की वजह से होता है, क्या होता है, हम गड्ढा खोद देते हैं और फिर सारे मिनरल्स निकाल लेते हैं और उसके बाद गड्ढे को बंद ही नहीं करते, तो वो लैंड डिग्रेडेड रह जाता है। देन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में क्या होता है, खेती के नाम पे हम खेतों में इतना पानी देते हैं, और पानी क्या आता है यहाँ पे, नमकीन पानी आता है। अब पानी में नमक है, हम खेतों में इतना ज्यादा ओवर इरिगेशन, यानी कि इतना ज्यादा पानी दे रहे हैं कि पानी तो उड़ जाएगा, लेकिन उसका जो नमक है वो मिट्टी में बैठ जाएगा, तो मिट्टी की जो क्वालिटी है वो नमकीन हो रही है, और नमकीन होने को बोलते हो सेलिनिटी या फिर अल्कलिनिटी। यहाँ पे भी लाड क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। देन गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे जो स्टेट्स हैं, यहाँ पे बहुत सारी नोमैडिक कम्युनिटीज हैं, जो तुम क्लास 9 में पढ़ा है ना तुमने, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड, नहीं, पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज, वही वाली बात हो रही है। तो इतनी सारी पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज हैं कि उनके एनिमल्स ओवरग्रेजिंग बहुत करते हैं। देन इंडिया की सारी जगहों पे, ऑलमोस्ट सारी जगहों पे हम इंडस्ट्रीज देखते हैं। इंडस्ट्रीज तो इतना कचरा मचाती हैं कि ये कचरा वाटर पोल्यूशन भी करता है, अंडरग्राउंड वाटर भी खराब होता है इससे। क्या है, ये कचरा मिट्टी पे जम जाता है, फिर जब बारिश आती है, बारिश के पानी के साथ वो कचरा जो है अंडरग्राउंड वाटर में चला जाता है। तो वाटर पोल्यूशन भी होता है, अंडरग्राउंड वाटर पोल्यूशन भी होता है, सॉइल पोल्यूशन भी होता है, ह्यूमन बींग्स को भी बहुत प्रॉब्लम आती है। इंडस्ट्रीज आर अ लीडिंग कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन एंड ऑल्सो वाटर पोल्यूशन इन इंडिया। इसके अलावा सीमेंट की जो इंडस्ट्रीज है वो क्या करती है, लाइमस्टोन नाम का बड़ा बड़ा पत्थर होता है, उसे इलेक्ट्रिक मशीनों में बहुत ज्यादा घिसा जाता है, उससे जो चूरा बनता है ना, उसे तुम सीमेंट बोलते हो। तो जब वो ग्राइंडर में लाइमस्टोन जैसे पत्थर को ग्राइंड किया जाता है ना, तो बहुत सारा डस्ट उड़ता है बच्चा। ये डस्ट जाके पेड़ पौधों पे जमा होता है, ये डस्ट जाके हमारे लंग्स में जमा होता है, ये डस्ट जाके वाटर बॉडीज में जमा होता है। ठीक है, तो ये सारा क्या है, ये पोल्यूशन है। ये अंदर चला जाता है, लैंड को खराब करता है, अंडरग्राउंड वाटर को खराब करता है, लोगों को एस्थमेटिक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, वाटर बॉडीज को खराब करता है, प्लांट्स को खराब करता है, सब चीजों को खराब करता है। सो दीज आर सम ऑफ द कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। क्या इससे बचा जा सकता है, इन सारे कॉजेज से? ऑब्वियसली बचा जा सकता है, थोड़ा सा सोच समझना है हमें। बस हमें क्या करना है, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं उसकी जगह एफॉरेस्टेशन करो, प्लांट करो, पौधे लगाओ। पौधे लगाओगे जमीन बरकरार रहेगी, इन्वायरमेंट बरकरार रहेगा। दूसरा, प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स, ये मैं आगे अच्छा एक्सप्लेन करूंगी, इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ पढ़ा रही हूँ। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट, जहाँ पे ओवर ग्रेजिंग होती है, मान लो ये खेत है, इसकी बाउंड्री पे अगर तुम बड़े बड़े पेड़ लगा देते हो ना, तो उसे शेल्टर बेल्ट बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, एनिमल्स खेत में एंट्री नहीं ले पाते। एनिमल्स हमारे आपके जितना स्मार्ट थोड़ी होते हैं कि यार थोड़ा सा साइड से निकल लेते हैं, अगर पेड़ लगा हुआ है तो वो बेचारे देखते हैं एंट्री नहीं मिल रही, वो चले जाते हैं। देन अगर आपको रेगिस्तान में विंड इरोजन की वजह से सॉइल इरोजन हो रहा है, विंड की वजह से सॉइल इरोजन या लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, तो वहां पे आप सैंड ड्यून्स को, जो बड़े बड़े रेत के टीले होते हैं, वहां पे आप कैक्टस लगा दो। कैक्टस की भी तो जड़ें होती हैं, वो जड़ें क्या करेंगी, मिट्टी को बांध के बैठी रहेंगी, हक करके बैठी रहेंगी, तो मिट्टी जो है ज्यादा उड़ेगी नहीं, लैंड ज्यादा डिग्रेड नहीं होगा। इसे बोलते हैं स्टेबलाइजेशन ऑफ द सैंड ड्यून्स। देन प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकते हैं वेस्ट लैंड का, वेस्ट लैंड को इतना खराब ना होने दे कि उस पर कभी खेती ही ना हो पाए, है ना। कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज, माइनिंग होनी जरूरी है, लेकिन माइनिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि वो ज्यादा खराब ना करे जमीन को, और माइनिंग कंट्रोल्ड वे में होनी चाहिए। देन अगर हम इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं तो उनको बहुत ही प्रॉपर लॉज दे और प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन करे लॉज का, ताकि वो अपना कचरा जो है नदियों में ना फेंके, लैंड को खराब ना करें और वाटर को भी पोल्यूट ना करें। सो दीज आर सम ऑफ द स्टेप। कुछ ही चीजें लिखी हैं, और भी बहुत चीजें होती हैं जो हम कर सकते हैं लैंड को डिग्रेड होने से बचाने के लिए। आगे चलने से पहले एक और क्वेश्चन, फिर हमारा बचा एक और रिसोर्स, एंड विल बी डन विद दिस चैप्टर।
चलो यहाँ आंसर क्या होना है बच्चा, विच इज नॉट अ रीजन, द रीजन इज स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स इज नॉट अ रीजन, इट्स अ गुड थिंग, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, सॉइल एज अ रिसोर्स, तो सॉइल जो है सबसे पहले तो सॉइल क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, रिन्यूएबल रिसोर्स है, दोबारा बनता है, लेकिन इसे बनने में इतना ज्यादा टाइम लगता है बच्चा कि जब तक ये बेचारा बनता है तब तक हम इसे और एक्सप्लॉइट कर लेते हैं, तो है तो रिन्यूएबल, लेकिन हमारा एक्सप्लॉइटेशन का जो दर है, जो रेट है, वो इसके रिन्यूएबल के रेट से बहुत ज्यादा है, ठीक है। दूसरा, ये लिविंग सिस्टम है, लिविंग सिस्टम क्यों, सॉइल के पार्टिकल्स नॉन लिविंग थिंग्स में आते हैं, लेकिन सॉइल के अंदर इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, अर्थवॉर्म्स वगैरह होते हैं कि हम उसे लिविंग सिस्टम बोलते हैं। तीसरा, सॉइल जो है नेचर की वजह से भी खराब होती है, सॉइल इरोजन का मतलब सॉइल का खराब होना, सॉइल नेचर की वजह से भी खराब होती है, कभी बहते हुए पानी की वजह से, कभी ग्लेशियर की एक्टिविटीज की वजह से, कभी हवा की वजह से, बहुत तेज हवा चल रही है तो, कभी बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो सॉइल खराब होती है नेचर की वजह से, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ये ज्यादा खराब होती है। नाउ सॉइल में दोनों तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं, ऑर्गेनिक जिनमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जिन चीजों में, और ऐसी भी चीजें देखने को मिलती हैं जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है, जिन्हें बोला जाता है इनऑर्गेनिक मटेरियल, जैसे कि फोस्फोरस होता है, कैल्शियम होता है, ये सब भी होता है सॉइल में, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर्स, अब सॉइल को तुम अलग अलग तरीकों से डिवाइड कर सकते हो, टेक्सचर के बेसिस पे, छूने में कैसी लगती है, कलर क्या है उसका, बनने का उसका क्या तरीका है, किस पार्ट में पाई जाती है, तो अलग अलग क्राइटेरिया पे, जैसे क्लास के बच्चों को ड्राइंग के बेसिस पे, मैथ्स के बेसिस पे, एसएसटी के बेसिस पे तुम कैटेगराइज कर सकते हो, उसी तरीके के सॉइल को डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे तुम कैटेगराइज कर सकते हो। लेकिन इससे पहले कि हम आगे जाएं, सॉइल की कैटेगराइजेशन पढ़ें, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो तुम्हें पता होनी चाहिए, वो है कि सॉइल बनती कैसे है, हाउ इज सॉइल फॉर्म्ड। तो बच्चा इमेजिन करो कि दुनिया में बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं जो अभी भी कई देखने को मिल जाते हैं, और बहुत पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, तो पहले सिर्फ पत्थर ही होते थे। अब इन पत्थरों को बोला जाता है पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका बच्चा होता है जिसे तुम बोलते हो मिट्टी। पेरेंट रॉक पे कोई भी एक्टिविटी हो रही है, पेरेंट रॉक पे बार बार बहता हुआ पानी आ रहा है, या बार बार टेम्परेचर आ रहा है, प्रेशर आ रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज, हथौड़े से तोड़ रहे हो, चाहे नेचुरल है चाहे ह्यूमन मेड है, मतलब पेरेंट रॉक पे बार बार कोई सोर्स लग रहा है, चाहे वो पानी का है, चाहे हवा का है, चाहे ग्लेशियर के मेल्ट होने की वजह से है, चाहे जो भी है, पेरेंट रॉक का बन रहा है चूरा। क्या बन रहा है पेरेंट रॉक का, चूरा। इसी चूरे को तुम बोलते हो सॉइल। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि जैसा पेरेंट रॉक, जो कलर पेरेंट रॉक का होगा वही कलर मिट्टी का होगा, अगर ये काला है तो ये भी काली बनेगी, ये लाल है तो ये भी लाल बनेगा, राइट। सो ये बेसिक फंडा तुम्हें पता होना चाहिए। अब चलते हैं हम आगे, मिट्टियों की बात करते हैं। सबसे पहली मिट्टी है हमारी एलुवियल मिट्टी। एलुवियल मिट्टी इज दी मोस्ट फर्टाइल सॉइल इन इंडिया, मोस्ट फर्टाइल सॉइल इन इंडिया, सबसे ज्यादा फर्टाइल है। अच्छा जी, कहां देखने को मिलती है एलुवियल मिट्टी, देखने को मिलती है नॉर्दर्न इंडिया में। अच्छा जी, एलुवियल मिट्टी बनती कैसे है, ध्यान से सुनिए, एलुवियल मिट्टी बनती है फॉर्म्ड बाय एक्शंस ऑफ हिमालयन एंड सदर्न रिवर, मोस्टली हिमालयन रिवर्स और सदर्न रिवर्स भी। हिमालयन रिवर्स में कौन सी आती है, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। अगर मैप पे मुझे मार्क करना हो कि कौन सा एरिया है जहां पे तुम्हें मिलती है एलुवियल मिट्टी, तो नॉर्दर्न इंडिया कौन सा हो गया, फॉरेस्ट मिट्टी अलग होती है तो पहाड़ी इलाका छोड़ दो, ये हो गया पंजाब, ये हो गया हरियाणा, ये हो गया उत्तर प्रदेश बच्चा, ये हो गया बिहार, ये हो गया झारखंड, ये हो गया राजस्थान, ये हो गया गुजरात, ये हो गया मध्य प्रदेश, और ये हो गया तुम्हारा वेस्ट बंगाल, और ये हो गया तुम्हारा असम। यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे मिलती है एलुवियल मिट्टी, ठीक है। अच्छा, एलुवियल मिट्टी में सारी चीजें अच्छे प्रोपोर्शन में होती हैं, चाहे वो सैंड हो, चाहे वो सिल्ट हो, चाहे वो क्ले हो। मिट्टी में भी अलग अलग कणों के अलग अलग नाम होते हैं, तो सैंड, सिल्ट, क्ले तीनों अच्छे प्रोपोर्शन में होते हैं, बहुत फर्टाइल मिट्टी होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी इसकी बहुत अच्छी होती है। अच्छा, ये बनती कैसे बच्चा, तो नदियां जो होती है ना, हिमालयन नदियां, जैसे हिमालयन नदियों की बात करें तो मान लो हिमालयन नदियां निकली,
अपने साथ ना पहाड़ों से ये बहुत छोटे छोटे कण उठा के लाती हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स उठा के लाती हैं। पानी बहता रहता है और ये जो पार्टिकल्स है ये उनके साइड पे इकट्ठे होते रहते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं और यही बाद में जाके बनाते हैं एलुवियल मिट्टी। तो वैली में जो एलुवियल मिट्टी मिलती है वो थोड़ी सी मॉइस्ट होती है और पहाड़ों की साइड जो एलुवियल मिट्टी मिलती है वो थोड़ी सी दरदरी होती है। मिट्टी की क्वालिटी थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है, लेकिन ये मिट्टी कैसे बनती है, रिवर्स के एक्शन की वजह से। वहीं सदर्न इंडिया में गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, बहुत सारी नदियां हैं, वहां पे भी उनके बैंक्स पे क्या मिलती है आपको, एलुवियल मिट्टी देखने को मिलती है। लेकिन ये जो पूरा नॉर्दर्न इंडिया है, सोचो हिमालयन नदियां इतनी सदियों तक अपने साथ डेपोजिशन लेके आई। ये जो कहने के लिए ये नदियों का कचरा है, ये कचरा बैंक्स ऑफ रिवर पे पहुंचाई जा रही है, लेकिन ये कचरा हमारे लिए कितना उपजाऊ है, कितना फर्टाइल है, वही कचरा बन जाता है एलुवियल मिट्टी। तो पूरा नॉर्दर्न इंडिया जो है वो हिमालयन नदियों के एक्शन से बना है, नॉट इन वन डे, नॉट इन वन ईयर, बट ओवर अ पीरियड ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स हमारा नॉर्दर्न इंडिया बनके तैयार हुआ है। ठीक है, प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया है, काफी अच्छा पॉपुलेटेड भी होता है, उस पर बाद में आते हैं। बट ऑन द बेसिस ऑफ एज, उम्र के बेसिस पे हम एलुवियल मिट्टी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक है बंगर और एक है खादर। खादर जो है नई मिट्टी होती है बच्चा, खादर ज्यादा फर्टाइल होती है। बंगर जो है पुरानी एलुवियल होती है, तो पुरानी एलुवियल है तो उसमें कुछ चीजें कम होती हैं। ये न्यू है, इसमें लेस कंकड़ होते हैं, कंकड़ कम होते हैं, पत्थर कम होते हैं, मिट्टी ज्यादा होती है। जिसमें कंकड़ कम मिट्टी ज्यादा, वो मिट्टी उतनी अच्छी, ये ज्यादा फर्टाइल होती है, मोर फर्टाइल। ये जो है पुरानी होती है, ओल्ड होती है, लेस फर्टाइल होती है, ज्यादा कंकड़ होते हैं, मोर कंकड़। अब इस मिट्टी में तुम कुछ भी उगा सकते हो, कॉटन से लेके बाजरा से लेके सब कुछ इसमें उगा सकते हो। और जहां पे मिट्टी देखने को मिलती है ये एग्रीकल्चर को भी सपोर्ट करती है बच्चा, ये पॉपुलेशन को भी सपोर्ट करती है और ये साथ में इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट करती है, क्योंकि इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल मोस्टली कहाँ से जाता है, खेतों में से जाता है, राइट। सो क्योंकि ये नॉर्दर्न प्लेन में देखने को मिलती है, वो प्लेन एरिया होता है, वहां पे इंडस्ट्रीज लगाना, घर बनाना, पॉपुलेट होना बहुत ही ज्यादा ईजी हो जाता है। और हमारा देश क्या है, कृषि प्रधान देश है, तो हम जब खेती करते हैं और जिस मिट्टी में खेती जितनी अच्छी होगी उसी मिट्टी के आसपास हम रहेंगे, इसीलिए तुम्हें नॉर्दर्न इंडिया जो है डेंसली पॉपुलेटेड देखने को मिलता है। सो दिस इज ऑल यू हैव टू लर्न अबाउट एलुवियल सॉइल। बहुत फर्टाइल है, नॉर्दर्न इंडिया में पाई जाती है, मोस्टली हिमालयन नदी और सदर्न नदियों के एक्शन से बनी है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ एज, और इसके इतने सारे अच्छे अच्छे कॉन्सिक्वेंसेज हैं। ठीक है, मैप वर्क मैंने कराई दिया। नेक्स्ट इज बच्चा ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल जो है फॉर्म होती है लावा फ्लोज। अब ऐसा इमेजिन करो कि लाइव वोल्केनो हुआ करते थे पहले, डेक्कन प्लेट्यू वाले एरिया में लाइव वोल्केनोस हुआ करते थे और उनमें से लावा निकलता था, लावा निकलता था, जमीन पे जाता था। ठीक है, और जब वो जमीन पे जाता था तो धीरे धीरे वो क्या हो जाता था, कूल डाउन हो जाता था, और कूल डाउन होके लावा जो है लिक्विड स्टेट से किस में आ जाता था, सॉलिड स्टेट में आ जाता था और अपना कलर भी चेंज कर लेता था। ठीक है, अभी ब्लैक स्लाइड है तो मैं ब्लैक कलर बना नहीं पाई, पर जो ये पुराने जमाने के लावास थे, इन्होंने लावा नीचे गया, जमीन पे गया, मतलब कि ज्वालामुखी से फूटा और लावा जाके बड़े बड़े पत्थर बना लिए, और इन्हीं पत्थर को बोलते थे बच्चा बसाल्ट, बसाल्ट पेरेंट रॉक, राइट। अब बसाल्ट पेरेंट रॉक पे जब एक्शन हुआ, फोर्स लगा, चाहे वो नेचर का लगा चाहे एनवायरमेंट का लगा, तो बसाल्ट पेरेंट रॉक ने बना लिया काली मिट्टी। इसीलिए तुम देखते हो काली मिट्टी का नाम काला है, क्योंकि वो लावा फ्लो से बनी है या बसाल्ट पेरेंट रॉक से बनी है, तो वो काली कहलाती है। बसाल्ट पेरेंट रॉक कैसे बना, लावा फ्लोज की वजह से। बसाल्ट पेरेंट रॉक से क्या बना, काली मिट्टी। अच्छा, इसके और भी नाम है, इसे कॉटन सॉइल भी बोला जाता है, इसे रेगुड़ सॉइल भी बोला जाता है। इसमें मूंगफली, कॉटन जैसी चीजें बहुत अच्छी उगती हैं, इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बस फोस्फोरस जो है, फोस्फोरस में ये क्या होते हैं, डेफिशिएंट है। बाकी सारे मिनरल्स हैं, इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। क्ले होती है मिट्टी, क्ले मतलब थोड़ी सी चिकनी होती है मिट्टी, क्ले इन टेक्सचर, छुओगे तो चिकनी चिकनी लगेगी। ठीक है, लेकिन इसमें फोस्फोरस कंटेंट नहीं होता है। अच्छा, बड़ी नखरीली मिट्टी है, गर्मियों के टाइम में इसमें क्रैक पड़ जाते हैं और बारिशों के टाइम पे ये इतनी स्टिकी हो जाती है, क्योंकि खुद के अंदर इतना पानी है कि बारिशों में इतनी ज्यादा स्टिकी हो जाती है कि बारिश आने से पहले आपको टिलिंग करनी पड़ती है। टिलिंग का मतलब, मान लो ये मिट्टी है, ऊपर वाली बहुत ज्यादा हो गई, क्या हो गई आपकी, चिपचिपी हो गई, तो आप क्या करोगे, खोद खोद के इसे मिक्स करोगे, इसे मिक्स करोगे,
ताकि पूरी मिट्टी में वाटर जो है एक समान हो जाए, ऊपर वाली मिट्टी ज्यादा चिकनी ना रहे, आप अच्छे से खेती तब कर पाओगे। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं टिलिंग। टिलिंग का मतलब मिट्टी खोदना। कौन करेगा? किसान करेगा, प्री मॉनसून से पहले, मतलब बारिश आने से पहले ही थोड़ी सी टिलिंग करनी जरूरी है। सो दिस इज योर काली मिट्टी। कहाँ कहाँ पाई जाती है बच्चा? गुजरात के कुछ हिस्से में पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है, राइट, कर्नाटका के कुछ हिस्से में पाई जाती है और एमपी के कुछ हिस्से में पाई जाती है। इस हिस्से को बोला जाता है डेक्कन हिस्सा, और इसी में मिलती है डेक्कन प्लेट्यू की काली मिट्टी, जो बनती है लावा फ्लोज के यानी कि बसाल्ट पेरेंट रॉक की वजह से। नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं, फिर जाएंगे तीसरी मिट्टी पे। Okay, very nice. Next is your ऑप्शन सी था आंसर। नेक्स्ट इज योर रेड एंड येलो सॉइल। तो इसका नेचुरल कलर जो है रेड इन कलर होता है। क्यों? क्योंकि इसमें होता है बहुत सारा आयरन, आयरन इज प्रेजेंट, है ना। लेकिन जब ये पानी पड़ता है इस पे आफ्टर रेनफॉल या फिर आफ्टर हाइड्रेशन, बोलो हाइड्रेशन मतलब पानी पड़ा, चाहे आपने डाला चाहे रेनफॉल हुई, इसका कलर जो है चेंज हो जाता है येलो में, इसीलिए इसे बोला जाता है लाल और पीली मिट्टी। अच्छा, ये जो मिट्टी है ये पाई जाती है या तो पाइडमोंट पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न घाट, यानी कि पाइडमोंट का मतलब है बाढ़ वाला एरिया। वेस्टर्न घाट में जो बाढ़ वाला एरिया या तो वहां पाई जाती है या फिर सदर्न इंडिया में या फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाई जाती है। और ये जो मिट्टी है लो रेनफॉल एरिया में पाई जाती है, लो रेनफॉल एरिया में। अच्छा, पाइडमोंट पार्ट से मुझे याद आया, एक और मैं होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ। होमवर्क क्वेश्चन ये है कि तुम्हें मुझे बताना है कि दुआर, चोस और तेरई क्या होता है। ये मैं पढ़ाना भूल गई तुम्हें एलुवियल मिट्टी वाले टाइम पे, तो मैं तुम्हें होमवर्क की तरह दे रही हूँ, दुआर, चोस और तेरई क्या होता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि मिट्टी कहाँ पाई जाती है। लाल मिट्टी पाई जाती है आपकी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, थोड़ा सा झारखंड का एरिया, थोड़ा सा आपका ये नॉर्थ ईस्ट का एरिया, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारी पाई जाती है, थोड़ा सा तमिलनाडु, यहाँ पे पाई जाती है लाल और पीली मिट्टी। एक ही है, एक ही मिट्टी है, वो पानी पड़ने के बाद जो है पीली हो जाती है। नेक्स्ट इज बच्चा लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट सॉइल, लेटेराइट वर्ड आता है लैटिन शब्द के, लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब है लेटर और जिसका मीनिंग होता है ब्रिक। ब्रिक, ब्रिक कौन सी कलर की होती है? ऑरेंज कलर की। तो लेटेराइट मिट्टी भी जो होती है वो ऑरेंज कलर की होती है। ये बनती है लीचिंग की वजह से, लीचिंग की वजह से। व्हाट इज लीचिंग? जब बच्चे सॉइल खराब होती है, अब देखो सॉइल कई सारे कारणों की वजह से खराब होती है, लेकिन सॉइल जब रनिंग वाटर की वजह से खराब होती है, भागते हुए पानी के फोर्स की वजह से खराब होती है, तो उसे लीचिंग बोलते हैं। तो क्या तुम्हें इस बात से ये समझ आ रहा है कि लेटेराइट सॉइल वहां पे पाई जाएगी जहां पे बहुत ज्यादा रेनफॉल आती है? तो ये लिख दो, हाई रेनफॉल एरियाज में पाई जाती है, हाई रेनफॉल एरियाज में पाई जाती है। अच्छा, इसे इरिगेशन की जरूरत पड़ती है क्योंकि इसमें मिनरल क्वालिटीज थोड़ी कम होती हैं, ये ज्यादा उपजाऊ नहीं होती है। फिर भी लेटेराइट सॉइल में बहुत अच्छी अच्छी क्रॉप्स उग जाती हैं, जैसे कि चाय, जैसे कि कॉफी, और जैसे कि रबड़, और जैसे कि कैश्यू यानी कि काजू। कहां पाई जाती है? ये है आपकी लेटेराइट सॉइल, ठीक है। केरला में मोस्टली पाई जाती है लेटेराइट सॉइल, थोड़ा सा मेघालय में भी, क्योंकि मेघालय में भी बहुत रेनफॉल आती है, तो वहां पे भी पाई जाती है लेटेराइट सॉइल। सो दिस इज व्हाट इज लेटेराइट सॉइल। अच्छा, एसिडिक होती है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है इस पे खेती करने के लिए। दिस इज एसिडिक इन नेचर, क्योंकि देखो जो रेनफॉल हो रही है वही आजकल एसिडिक है, तो ये भी जो है एसिडिक ही होती है, क्योंकि रेनफॉल की वजह से ही तो ये खराब होती है। तो इसका जो पीएच है वो आपका 6 से थोड़ा सा कम होता है, तो एसिडिक है। नेक्स्ट इज एरिड सॉइल। एरिड सॉइल का मतलब सूखी मिट्टी, सूखी मिट्टी।
सूखी मिट्टी कहाँ पाई जाती है भैया? राजस्थान और गुजरात वाले एरिया में मिलती है। सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड गुजरात। इसमें क्या है, वाटर की होती है, वाटर कैपेसिटी, वाटर कंटेंट इज लो, यानी कि जैसे बोलते हैं ना उमस, उमस इसमें जो है बहुत कम होती है, क्योंकि हाई टेम्परेचर वाले एरियाज में पाई जाती है। राजस्थान में तो बहुत हाई टेम्परेचर होता है, तो जो बचा कुचा पानी होता है वो भी इसमें से उड़ जाता है। इसमें जो है कैल्शियम कंकड़ पाए जाते हैं बच्चा, 1 मार्क का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैल्शियम कंकड़ पाए जाते हैं, जो कि जितना नीचे आप जाओगे मिट्टी में उतना ज्यादा कंकड़ की क्वांटिटी बढ़ती जाती है। वेरी लेस फर्टाइल, बहुत ही कम उपजाऊ होती है ये, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, प्रॉपर इरिगेशन करना पड़ता है, प्रॉपर फर्टिलाइजर वगैरह ऐड करने पड़ते हैं, तब जाके इसमें कुछ उगता है। लेकिन बाजरा जैसी चीजें इसमें अच्छे से उग जाती है, क्योंकि बाजरा इज अ क्रॉप जिसे ड्राई मिट्टी चलती है। अच्छा, पाई कहाँ जाती है ये यहाँ पे पाई जाती है। ये राजस्थान का वेस्टर्न राजस्थान वाला एरिया जिसे थार डेजर्ट बोलते हो, और ये नॉर्दर्न गुजरात वाला एरिया, यहाँ पे पाई जाती है एरिड सॉइल। ठीक है, चलो फिर है फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल को तुम माउंटेन सॉइल भी बोलते हो। माउंटेन सॉइल माउंटेन्स पे पाई जाती है। डिपेंड्स टेक्सचर और क्वालिटी, इसका टेक्सचर और क्वालिटी किस पे डिपेंड करेगा कि कौन से पहाड़ की बात हो रही है। विल डिपेंड अपॉन माउंटेन। अगर छोटा माउंटेन है, छोटा पहाड़ है, तो भैया वहां पे ये सही रहती है, उपजाऊ रहती है। इनफैक्ट माउंटेन्स आप देखते हो ना, माउंटेन्स के बीच में जो खाई होती है इसे क्या बोलते हैं? वैली बोलते हैं। तो वैली में जो है नदियां बहती हैं, तो वैली में ये जो मिट्टी होती है थोड़ी सी चिकनी होती है। लेकिन अगर तुम पहाड़ के ऊपर वाली मिट्टी देखोगे उसमें पानी नहीं होता, क्योंकि पानी जो है पहाड़ से फिसल जाता है ना। तो ये जो यहाँ पे स्लोप वाले एरिया पे जो मिट्टी पाई जाएगी, पहाड़ी मिट्टी, फॉरेस्ट मिट्टी, वो जो है थोड़ी दरदरी होगी, कोर्स होगी। कोर्स का मतलब छूने में उसका जो टेक्सचर है वो दरदरा होगा, क्योंकि उसमें पानी कम है। लेकिन ये जो वैली वाली मिट्टी है थोड़ी सी चिकनी होगी। तो डिपेंडिंग अपॉन कि किस पार्ट ऑफ पहाड़ की तुम बात कर रहे हो, उसके हिसाब से ये मिट्टी अपना टेक्सचर और क्वालिटी चेंज करती रहती है। अच्छा, ये मिट्टी को डेन्यूडेशन का सामना करना पड़ता है। डेन्यूडेशन क्या होता है बच्चा? अगेन सॉइल इरोजन बहुत तरीकों से होता है, लेकिन जो मिट्टी बर्फ की वजह से खराब होती है, यानी कि स्नोफॉल की वजह से, उसे बोला जाता है डेन्यूडेटेड सॉइल। तो पहाड़ों की मिट्टी पे स्नोफॉल होता है। अब जब हमारे यहाँ पे बारिश एसिडिक आ रही है, तो स्नोफॉल भी तो एसिडिक आ रही है। इसलिए डेन्यूडेशन की वजह से जो बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, मनाली स्पीति वैली वाले जो पहाड़ हैं, उनकी फॉरेस्ट सॉइल क्या हो जाती है? खराब हो जाती है, उसका एसिडिक पीएच हो जाता है, क्योंकि स्नोफॉल ही एसिडिक हो रही है। ठीक है, इसमें भी काफी सारे पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। पाइन हो गया, फिर हो गया, और चिनार हो गया, इन सब के पौधे जो है देखने को मिलते हैं, पेड़ देखने को मिलते हैं। ये कॉनिफेरस ट्रीज होते हैं, जो तुम क्लास 9th में पढ़ के आए हो। अब चलो देखते हैं कि फॉरेस्ट वाली मिट्टी कहाँ देखने को मिलती है हमारे देश में। जम्मू एंड कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, अरुणाचल प्रदेश में, राइट, सिक्किम में, वो बाकी तो बीच में भूटान है, तो वहां तो कैसे ही हम मार्क करें। ठीक है, यहाँ पे देखने को मिलती है तुम्हें फॉरेस्ट वाली मिट्टी। बाकी पूरे इंडिया में नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि हमारे जो हिमालयस हैं वो यहीं पे। ये नेपाल वेपाल है, यहाँ पे भी देखने को मिलती है, बट वो तुम्हें याद नहीं करना है, क्योंकि हमारे देश का हिस्सा नहीं है। चलो, सो दीज वर द सॉइल्स बच्चा। नाउ व्हाट इज सॉइल इरोजन? द डेन्यूडेशन ऑफ द सॉइल, मतलब कि मिट्टी जब किसी भी कारणवश खराब होती है तो उसे सॉइल इरोजन बोला जाता है। बार बार मैंने आपको बताया कि नेचर भी मिट्टी को खराब करता है, चाहे वो रनिंग वाटर से हो, चाहे वो आपका विंड इरोजन हो, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन जब ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं तो वो सॉइल इरोजन के रेट को एक्सिलरेट कर देती है, यानी कि बहुत ज्यादा बढ़ा देती हैं। अब देखो, सॉइल इरोजन बहुत तरीके से होता है, लेकिन कुछ सॉइल इरोजन आपके सिलेबस में है, तो वो तुम्हें रट्टा मारने पड़ेंगे। पहला सॉइल इरोजन है जो रनिंग वाटर से आ रहा है। भागता हुआ पानी आ रहा है, भागता हुआ पानी गुस्सैल है, बहुत गुस्से में आ रहा है, तो वो जब आता है तो मिट्टी को बीच में से काट देता है। मिट्टी को बीच में से काट देता है, रास्ता बना देता है, जो बहुत गहरे रास्ते होते हैं, मिट्टी ऐसे फट जाती है बीच में से। इसे बोला जाता है गलीज। ये जो फटी हुई मिट्टी होती है, जो यहाँ पे तुम्हें दिखने को देख रही है तुम, इसे बोला जाता है गलीज। अब ये गलीज ऑल ओवर इंडिया है, ऑल ओवर द वर्ल्ड तुम्हें ये इरोजन देखने को मिलेगा। लेकिन जब ये चंबल डिस्ट्रिक्ट में जब ये गलीज बनती हैं, तो उनका एक स्पेशल नाम है, जिसे बोला जाता है रेवाइन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट 1 मार्कर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन। व्हाट आर रेवाइन? The bad land which is unfit for cultivation, which is gullies basically, found in the Chambal district is known as ravine.
ठीक है। तो यूजुअली हम उसे गलीस बोलते हैं, जो फटी हुई मिट्टी होती है, जो डीप चैनल्स होते हैं, लेकिन हम इन्हें चंबल डिस्ट्रिक्ट में रेवाइन बोलते हैं। और यहाँ पे पेड़ों को उगाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है, ये मिट्टी हो जाती है खराब। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शीट इरोजन। जब पहाड़ों पे क्या होता है, जब स्लोप पे, पहाड़ भी नहीं है, मान लो थोड़ा सा स्लोप है, जब यहाँ पे भागता हुआ पानी आता है ना बच्चा, यहाँ पे भागता हुआ पानी आता है, तो वो मिट्टी की एक लेयर ही उठा के ले जाता है। मान लो ये वाली लेयर वो क्या कर दी, उसने उड़ा दी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मिट्टी नॉर्मल है, यहाँ पे मिट्टी नॉर्मल है, यहाँ पे बीच में जो डार्कर कलर दिख रहा है आपको, ये वाला, ये जो डार्कर कलर दिख रहा है, ये पूरी शीट ऑफ मिट्टी क्या हो गई, उड़ गई। तो ऊपर की जो मिट्टी होती है उसमें सबसे ज्यादा मिनरल कंटेंट होता है। तो जब ऊपर की पूरी एक शीट उड़ जाती है मिट्टी की, तो वो फर्टाइल नहीं रहती है। इसे बोला जाता है शीट इरोजन। कैसे होता है, रनिंग वाटर की वजह से। तो रनिंग वाटर के दो इरोजन हुए, एक गली इरोजन, एक शीट इरोजन। अच्छा, तीसरा है आपका विंड की वजह से। कभी कभी हवा इतनी तेज चलती है कि हवा की वजह से भी क्या हो जाती है, मिट्टी खराब हो जाती है, जिसे बोला जाता है विंड इरोजन। तो इरोजन इतनी तरीके के होते हैं। अब इनसे बचा कैसे जाए उसके बारे में बात करते हैं। पहला तरीका है कॉन्टोर फ्लोइंग। ये जो रनिंग वाटर वाले इरोजन है, चाहे वो गलीज बनना है, चाहे आपका वो शीट इरोजन है, इन दोनों से बचा जा सकता है इस तरीके की कॉन्टोर लाइंस बना के। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट साइंस समझो। कॉन्सेप्ट क्या है कि ये है तुम्हारी मेन क्रॉप, ये है तुम्हारी मेन क्रॉप। मेन क्रॉप ऊंची है, और ये जो चैनल्स हैं, ये जो चैनल्स बनाए हैं, जो काउंटोर लाइंस बनाई है तुमने खुद से सोच समझ के, ये जो है गहरी है। अब भागता हुआ पानी अगर आएगा तो वो गहरे इलाके से पहले निकलेगा कि वो ऊपर की तरफ भागेगा ग्रेविटी के अगेंस्ट? ऑब्वियसली गहरी चीजों से निकलेगा। तो यहाँ पे फायदा तुम्हारा क्या होगा कि भागता हुआ पानी जब आएगा तो वो इन काउंटोर लाइन से होके चला जाएगा और तुम्हारी मेन क्रॉप को बिल्कुल भी छुएगा नहीं। ठीक है, तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है स्टेप फार्मिंग। पहाड़ों पे क्या होता है कि पानी ठहरता नहीं है, पानी ठहरता नहीं है। इनफैक्ट पानी इतनी जोर से भागता है पहाड़ों से कि वो शीट इरोजन कर देता है, पूरा का पूरा ऊपर की एक लेयर निकाल लेता है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, स्टेप फार्मिंग करते हैं। ऐसे 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 छोटे छोटे स्टेप बना देते हैं, सीढ़ियां बना देते हैं पहाड़ों पे। सेंट्रल और वेस्टर्न हिमालयस में बड़ा फेमस है ये। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, जब हमने ये बना दिया तो पानी अब रुक रुक के आएगा। अगर तुम झूले से नीचे उतरते हो तो जल्दी उतर जाते हो, जब तुम्हें सीढ़ियां उतरनी पड़ती है तो तुम धीरे धीरे उतरते हो, क्योंकि एनर्जी ज्यादा लगती है। अब यहाँ पानी की एनर्जी ज्यादा लग रही है, एक सीढ़ी, दो सीढ़ी, तीन सीढ़ी, पानी क्या है, रुक रुक के आ रहा है। जब पानी रुक रुक के आता है तो शीट इरोजन नहीं होता, और हर एक स्टेप पे जो खेत हैं तुम्हारे उन सबको पानी मिलता रहता है ना। वरना पानी क्या होगा, भाग के नीचे बहने वाली नदी में चला जाएगा, पहाड़ पे पानी टिकेगा ही। पहाड़ पे फिर खेती कैसे करेंगे? सो वी डू स्टेप फार्मिंग, और इसे उसका दूसरा नाम है टेरेस फार्मिंग। तीसरा है बच्चा लार्ज फील्ड। अगर तुम्हारे बहुत बड़े बड़े खेत है और तुम्हारी प्रॉब्लम है कि ओवर ग्रेजिंग से मिट्टी बहुत खराब होती है तुम्हारी, तो ओवर ग्रेजिंग से बचने का क्या इलाज है कि तुम क्या कर दो, शेल्टर बेल्ट्स बना दो। ये खेत देखो, मान लो मेरा ये बीच वाला खेत है, अब यहाँ पे एनिमल है, यहाँ पे एनिमल है, यहाँ पे एनिमल है, लेकिन मैंने क्या किया, अपने खेत को चारों तरफ से लंबे लंबे पेड़ लगा के कवर कर लिया है ना, लंबे लंबे पेड़ लगा के कवर कर लिया। तो अब एनिमल्स जो है अंदर नहीं आ पाएंगे और ओवरग्रेजिंग नहीं हो पाएगी। नाउ एक और तरीका होता है जिसे बोला जाता है स्ट्रिप क्रॉपिंग। अब हवा का क्या कॉन्सेप्ट है, जब अभी हमने पढ़ा विंड इरोजन होती है, मान लो ये ऊंचा पेड़ है और ये नीचा पेड़ है, तो जब हवा चलेगी तो वो कौन से पेड़ को तोड़ेगी? ऑब्वियसली ऊंचे वाले पेड़ को तोड़ेगी, नीचे वाले पेड़ को छोड़ देगी। यही कॉन्सेप्ट लगाया जाता है स्ट्रिप क्रॉपिंग में। तुम क्या करते हो, अपनी मेन क्रॉप की हाइट थोड़ी कम रखते हो, ऐसी क्रॉप उगाते हो जिसकी हाइट थोड़ी कम हो, बीच में तुम उगाते हो घास। क्या उगाते हो? घास, लंबी लंबी घास। जब हवा आती है तो वो घास को तोड़ती है, लेकिन तुम्हारी जो मेन क्रॉप है वो हो जाती है, वो बच जाती है। तो इसे बोला जाता है स्ट्रिप क्रॉपिंग। लार्ज फील्ड्स को डिवाइड किया जाता है स्ट्रिप्स में, घास उगाई जाती है अपनी क्रॉप्स के बीच में, और इससे जो है हवा का बैरियर टूट जाता है, हवा घास को तंग करती है, तुम्हारी मेन क्रॉप को छोड़ देती है। शेल्टर बेल्ट वाला कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें बता ही दिया। स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स मैंने पहले ही बता दिया था कि सैंड ड्यून्स में जो रेत से विंड इरोजन होती है उस पर हमें कैक्टस वगैरह अगर लगा दें, जीरोफिटिक प्लांट्स लगा दें, तो सैंड ड्यून्स जो है मिट्टी को हक करके रहेंगे वो प्लांट्स, और मिट्टी को हक करेंगे तो हवा अगर आएगी भी तो वो इरोड नहीं कर पाएगी मिट्टी को। ठीक है, सो दिस वाज ऑल बच्चा। I hope you enjoyed today's lecture as much as I like teaching you, and
गला मेरा बैठ गया है बट आई होप तुम्हें अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक कर देना। और अगर थोड़ा सा और अच्छा लगा होगा ना कि अरे वाह एक साथ सब कुछ समझ आ गया, होमवर्क क्वेश्चंस भी अच्छे से हो गए तुम्हारे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना और अपने दोस्तों को शुभम पाठक चैनल के बारे में जरूर बताना। मैं बहुत मेहनत से मन से तुम्हें यहाँ पढ़ाती हूँ। आई वुड रियली रियली अप्रिशिएट अगर खूब सारे बच्चे सारी क्लासेस को देखेंगे तो। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टाटा।